हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन इंडियस 23 के सारे क्वेश्चंस है वो कवर करने वाले हैं वन बाय वन। और यहां पे एज यू कैन सी मेरे पास में 14 क्वेश्चन हैं। आज मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसीलिए मैं वीडियो में नहीं आया बिकॉज उसके लिए नहाना पड़ता। ओके सो अभी मैं आपको स्क्रीन के साथ में ही सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करता हुआ चलूँगा। ओके सी यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट वी आर गोइंग टू कवर। ओके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 14 क्वेश्चन। बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आते थे अपने पिक्चर के अंदर? ठीक है, सबसे पहले आता था कि अगर अपनी फॉरेन बोरोइंग्स है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में एक्सचेंज गेन का क्या ट्रीटमेंट होना है। ओके एक्सचेंज गेन का ट्रीटमेंट क्या होना है। सेकेंड चीज़, बोरोइंग कॉस्ट है वो कितनी अपन कैपिटलाइज करेंगे। और जब अपन कैपिटलाइज करने की बात आती थी तो फिर अपन देखते थे कि वो जनरल बोरोइंग्स हैं या फिर वो हमारी स्पेशल बोरोइंग्स है। ओके स्पेशल बोरोइंग के केस में हमें जो भी इनकम हुई है ना उस बोरोइंग के ऊपर, वो वाली डिडक्टेबल होती थी, यानी कि अपन नेट बोरोइंग कॉस्ट लेते थे। ओके जबकि जनरल बोरोइंग में अपन इसको इनकम को कंसिडर नहीं करते थे, बल्कि डायरेक्टली एक एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे और उस रेट से अपन क्या कर देते थे, सारा कैलकुलेशन करते थे कि भाई जितने पीरियड के लिए हमारा फंड्स यूज़ हुआ है ना, उतने पीरियड के लिए हमारा कितना बोरिंग एक्सपेंडिचर है उस असेट के रिगार्डिंग। साथ साथ में वो असेट कौन सी होनी चाहिए? वो असेट होनी चाहिए क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग असेट्स कौन सी होती है? जो कि सिग्निफिकेंट टाइम लेती है। ओके जो कि क्या लेती है? सिग्निफिकेंट टाइम लेती है। ओके अब आपको इतना भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बातें हैं अपन एक एक क्वेश्चन का, मैं ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हुआ चलूँगा। ओके सी क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दैट इज़ कि एक्स लिमिटेड है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कमेंसमेंट डेट क्या है। सी जब अपन यहाँ पे बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन करते थे तो उस कैपिटलाइजेशन के अंदर हमारी एक तो क्या होती थी, कमेंसमेंट डेट होती थी, और एक डेट ऑफ सेसेशन होती थी। मतलब कमेंसमेंट डेट से है वो मेरी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होता था और इस डेट तक वो रहता था। तो अपन ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, इसके अंदर 3 चीज़ें थी। कमेंसमेंट डेट कौन सी होती है? जो कि आपकी सबसे पहले आपका जो असेट है वो अक्वायर हो गया हो, ठीक है। असेट है वो क्या होनी चाहिए? एक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे असेट है वो आपने अक्वायर करनी या उस पर काम चालू हो गया है। सेकेंड चीज़ वहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके एंड थर्ड थिंग कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट है वो इनकर होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन थी, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दिन हमारी डेट ऑफ कमेंसमेंट हो जाएगी। ओके अभी अपन बस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में क्या है, फिर अपन जाके करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 एसएम का है अपना, मेराइन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का। इनके पास में 3 शिप है, ओके, जो कि उन्होंने डाउन पेमेंट किया है। इज़ इट परमिसेबल टू कैपिटलाइज? मतलब उन्होंने 3 शिप खरीदनी है। वो शिप, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा पता है, वो शिप इनको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, आफ्टर ए पीरियड मिलेगी, लेकिन इनके लिए उनको डाउन पेमेंट करना पड़ा। तो एक तरह से देखो, क्वालिफाइंग असेट कौन सी होती है? जिसके ऊपर ए, सी और पी की कंडीशन चालू हो जाती है। ए मतलब अक्वायर कर रहे हो, सी मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और पी मतलब हो गया या आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। ओके अब यहाँ पे ये अक्वायर कर रहा है, अक्वायर करने के लिए इसने डाउन पेमेंट भी इशू किया है, तो क्या ये एलिजिबल रहेगा कैपिटलाइज करने के लिए? इसके ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट होगी, तो ऑफ कोर्स ये उसका पार्ट है और अपन को कॉन्ट्रैक्ट में करना ही पड़ेगा, वरना एसेट नहीं मिलेगी। तो जो डाउन पेमेंट किया है, मान लो 1-2 साल लगेंगे बनने में, तो 2 साल तक जो डाउन पेमेंट किया है उस पर भी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी वो भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 है एच लिमिटेड का, जो कि एक रियल इस्टेट कंपनी है। इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके कोई बात नहीं, और वो उस पर कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रहा है। ओके तो ये खुद का क्या कर रहा है? खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है। देन आता है एक्स लिमिटेड का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जो कि अरेंज करता है फंड्स, ठीक है, किसके लिए? कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। ओके तो बताओ क्या ये बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा? अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, जब आप पढ़ोगे ना तभी समझ आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है बीटा लिमिटेड है, उसके मल्टीपल लोन है, तो आपको कैलकुलेट करनी है बोरिंग कॉस्ट। मतलब यहाँ पे एक लोन नहीं लिया है, आपको क्या है, मल्टीपल लोन्स दिए हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, जनरल बोरिंग्स भी होगी और स्पेशल बोरिंग्स भी होगी। तो आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, एंड कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के जितना फंड्स यूज़ हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लोगे क्या, बोरिंग कॉस्ट को। समझ के स्पेशल बोरिंग की वैसे डायरेक्टली निकल जाएगी।
सिक्स क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड का। तो ये बोलता है आपको एसेट की कॉस्ट निकालनी है और कितनी बोरिंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज करेगा, वो वाली चीज़ आपको बतानी है अल्फा लिमिटेड की। ओके, सी, अल्फा लिमिटेड अपनी कॉस्ट को तो कैलकुलेट करेगा ही करेगा, साथ साथ में बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है वो, मतलब वो एसेट कॉस्ट का ही पार्ट हो गया ना, एसेट के कॉस्ट में ही बोरिंग कॉस्ट एक पार्ट होता है। तो आपको एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओवर द पीरियड की, और आपको देखना है कि उसकी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट कहाँ तक आ रही है, जहाँ तक रेडी फॉर यूज़ है। ओके, रेडी फॉर यूज़ तक जितनी भी कॉस्ट उसकी आएगी वो सारी इसका पार्ट बन जाएगी। ये अपन ने इंडिया 16 के अंदर देखा था कि कैसे एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बताता है एक एंटिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन करती है एक बिल्डिंग का, जो कि क्वालिफाइंग एसेट है। तो बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट को वो कैपिटलाइज करेंगे। ओके, ये एमटीपी नवंबर 20 में भी आया है। ओके, एमटीपी नवंबर 20 में आया है, आरटीपी नवंबर 19 में भी आया है। तो नॉर्मल सी बात है, कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी है, आपको बीसी कैलकुलेट करना है, इसका भी बीसी कैलकुलेट करना है। इसका जो कंस्ट्रक्ट करो आप नया ऑफिस, तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कीजिए बोरिंग कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। एमटीपी मई 21 में आया है ये, एंड आरटीपी नवंबर मई 18 में भी ये आ रखा है। ग्रेट, नया ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि जो भी जनरल बोरिंग है ना उसके ऊपर क्या रेट, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आपको निकालनी है। तो एक तरह से आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो यहाँ पे डॉलर के अंदर आ गया, इट मीन्स यहाँ पे आपको फॉरेक्स गेन वगैरह का सारा ट्रीटमेंट आएगा। ओके, गेन लॉस जो भी हो रहा है, तो बोरिंग कॉस्ट का कितना पार्ट होगा वो वाला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन ने यही कॉन्सेप्ट देखा था बोरिंग कॉस्ट को समझने के बाद। एक एंटिटी बोरो करती है फंड्स फॉरेन बोरिंग्स में, अगेन सेम क्वेश्चन है, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करोगे वही। और ये दो क्वेश्चन मैंने अभी एमटीपी से ऐड किए हैं, मई 21 वाली से। तो लेट्स बिगिन। ओके, अब अपन करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1। ये मैंने आपसे डिटेल इंडेक्स डिस्कस किया है। पेज नंबर 242 पे अपन को डायरेक्टली यहाँ पे चलना है। ये आ गए अपन 237 में, 238 में, 239 में, 240 में, एंड फाइनली ये आ गया हमारा बोरिंग कॉस्ट। होप आपको अच्छे से विजिबल है सब। कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो भाई लोगों को मैसेज कर देना, आई विल डू इट डेफिनेटली। ओके, बिकॉज मेन चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए, अदरवाइज़ इन लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं है। बस मेरे को ये है कि जो भी बंदा अच्छे से कर रहा है उसको हर एक क्वेश्चन रिवाइज करना होना, कभी भी कोई नहीं समझ आ रहा, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी अपन को नहीं समझ आते, तो यू कैन कम टू द वीडियो, गो इनटू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली, एंड आप सिर्फ उसको देख सकते हो। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है अनलेस कि आपको पूरे की ज़रूरत हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, लाइक लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मैंने वो टाइम यहाँ पे आपका काफ़ी रिड्यूस करने का सोचा है। जब फाइनल हो जाएगा तब देखना, ये आवर्स है वो एक तरह से रेगुलर क्लासेस की तरह ही है, बिकॉज मैंने अब कॉन्सेप्ट भी कंबाइन कर दिया है, सारे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। इतना तो इवन रेगुलर में भी नहीं कराता है, वो भी आपको होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। एक्स लिमिटेड जो है ना उसकी आइडेंटिफाई करनी, आपको कमेंसमेंट डेट क्या है। तो एक्स लिमिटेड ने नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो कि फाइनेंस किया जाएगा बोरोइंग से, बहुत अच्छी बात है। और की डेट्स है वो इस तरह से हैं, ये कह रहा है कि लोन लिया है 15 मई 2001 को। लोन का जो इंटरेस्ट है वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड करता है जो कि स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट टू बी इनकर्ड। अब आता है सेकेंड जून दे रखी है आपको, जो कि बोलता है टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस कब हो रही है। थर्ड दे रखा है 19 जून, जो कि बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड। ओके, एंड 18 जुलाई बोलता है कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कमेंस हो गया। सी, यहाँ पे देखो आपको 3-4 डेट दे रखी है। सबसे पहले आपको बोला है कि यहाँ पे हमने लोन ले लिया, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है कि हमने सिर्फ साइट की प्लानिंग की है कि भाई किस तरह से हम करने वाले हैं, अप्रोच कैसे करेंगे। थर्ड में बोल रहा है कि इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेंस कर दिए, पार्टीज़ को थोड़ा एडवांस दे दिया। ओके, एंड फोर्थ है कि इस दिन से हमने कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चालू कर दिया। तो बताओ कौन सी वाली जो डेट है वो मेरी होने वाली है कमेंसमेंट डेट। तो कमेंसमेंट डेट वही होती है जिस दिन से आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होगा। ओके, मतलब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है, पहला आपका जो एक्वायर जो भी आप कर रहे हो वो कमेंस हो गया है, मतलब जो भी एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया है।
ओके। सेकंड, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, ओके, बोरोइंग कॉस्ट आपकी इनकर कर रहे हो, और एक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक्टिव डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ है, ओके, ये सारे क्या है, पैसिव डेवलपमेंट है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया पहले इसके दूसरे और तीसरे पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट से जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया ना, तो फिर यहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट होने लग गया, और इसीलिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी। CCC कमेंस हो गया वर्क 18 जुलाई को, लेकिन यहाँ पे हमने पैसा उस पर पहले ही लगा दिया, जैसे अभी अपन ने बताया था ना शिप वाले केस के अंदर, तो वहाँ पे भी पैसा वो पहले एडवांस में दे देगा और 2 साल बाद में बन के आएगी। तो बनने का मतलब नहीं है, एक तरह से हमने पैसा दे दिया तो काम चालू हो गया है, ओके। तो यहाँ से हमारा है वो 19 जून है, वो क्या हो जाएगी, हमारी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी, ओके। commencement date would be the date when the above 3 condition would be satisfied in all, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, एंड एक्टिविटीज़ जो भी नेसेसरी है ना एसेट को प्रिपेयर करने के लिए, इंटेंडेड यूज़ के लिए, वो स्टार्ट हो गई हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उस डेट को, इस वाली डेट को क्या हो जाएगी, हमारी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। मतलब इस दिन से अब आगे के जो भी लगेंगे ना खर्चे, उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द मेराइन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वाला। 3 शिप है जिसके लिए वो डाउन पेमेंट करते हैं, तो क्या ये परमिसिबल है टू कैपिटलाइज। तो मेराइन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ना, उसने ऑर्डर किए 3 शिप्स को फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2000, कि 1/4/2000 के अंदर है, उन्होंने क्या किया है, 3 शिप ऑर्डर करी है। बहुत अच्छी बात है, कहाँ से की होगी, कहीं से भी की हो, अपन को मतलब नहीं है, ठीक है। जिसके लिए इसने डाउन पेमेंट कितना किया है, 25% का उन्होंने डाउन पेमेंट किया है। ग्रेट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शिप आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम इस शेड्यूल बैंक, साथ में एक शेड्यूल बैंक से उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कर ली। डिलीवरी है वो 2007 में, यानी कि देखो ध्यान से देखो, ये 2000 और ये 2007, मतलब कि 7 ईयर का गैप है यहाँ पे, ओके। तो 7 ईयर बाद में हमको क्या उनकी डिस्पैच होगी। तो बताओ 1 मार्च 2002 को जो शिप है वो बिल्डर इन्फॉर्म करता है कि प्रोडक्शन है वो शिप का स्टार्ट हो गया है, हालांकि कोई प्रोग्रेस नहीं है अदर 2 शिप्स की, कि बोल रहा है कि एक शिप का तो प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी 2 शिप का अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कब से काम वो अकाउंट फॉर करेगी, और साथ में ये परमिसिबल है क्या कि वो कैपिटलाइज कर सके बोरोइंग कॉस्ट को। तो सी 3 कंडीशन है, पहला एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, दूसरा बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए, और जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल, वो हो जानी चाहिए। अब इस गिवन केस के अंदर हमारे पास में शिप जो है, फर्स्ट ऑफ थिंग कि वो क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट क्यों, बिकॉज इट टेक ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सेकेंड थिंग कि इसीलिए इसके ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज होगी। अपन ने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन की चीज़ें भी देखी थी। सबसे पहले ये देखो कि ड्यूरिंग द ईयर है वो कोई क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, फिर देखो बोरोइंग कॉस्ट है या नहीं है। अगर ये दोनों का एंस आता है ना यस, फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन कितना करना है। तो ये नेसेसरी चीज़ें थी, ओके। ये मैंने आपसे कॉन्सेप्ट में अच्छे से डिस्कस की हैं। सी अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा अपना, मेराइन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने बोरो किया है फंड्स को एंड इनकर किया है एक्सपेंडिचर को इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट, ओके, ऑन 1 अप्रैल 2000। इसीलिए कंडीशन ए और बी है वो मेट हो गई। पहली कंडीशन कौन सी थी कि एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है और साथ में बोरोइंग कॉस्ट भी इनकर होने लग गई है। लेकिन जो कंडीशन सी है कि उसके ऊपर अंडरटेक हो रही है एक्टिविटीज़ जो कि नेसेसरी है टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल है, वो यहाँ पे नहीं हुई है। इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा 31 मार्च 2001 तक। इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002 ओनली 1 शिप है वो स्टार्ट हुई है, तो उसी के रिलेटिंग जितनी कॉस्ट है बोरिंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज की जा सकती है। बाकी 2 शिप के रिगार्डिंग जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं की जाएगी। बाकी ऑल अदर बोरिंग कॉस्ट है वो कहाँ हो जाएगी, पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ हो जाएगी। समझ के? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द फ्रॉम स्टडी मटेरियल। एच लिमिटेड रियल इस्टेट कंपनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। तो बताओ बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करोगे। सी एच लिमिटेड एक रियल इस्टेट कंपनी है विच गिव्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन रेंट, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रेंट पे देती है। बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब एक तरह से ये मान लो आपको घर ही रेंट पे दे रही है। इसने कमेंट्स किया 31 मई 2001 को एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑफिसेज
जो कि रेंट पे दिए जा सके। यह एक्सपेक्ट करती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कम्प्लीटली रेंटेड आउट। अब ये मत सोचना कि यार ये तो रियल इस्टेट कंपनी है तो ये जो भी प्रॉपर्टी बनाएगी वो तो उसके लिए इन्वेंट्री है, ओके। और इन्वेंट्री है, जबकि बोरोइंग कॉस्ट में तो हमने देखा था कि वो क्या होता है, हमारी पीपी के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं, और इन्वेंट्री पीपी नहीं है। नहीं, जब अपन ने बोरिंग कॉस्ट पढ़ा था ना, तो वो कहता है कि कोई भी एसेट हो, ठीक है, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे पीपी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, या फिर इंटेंजिबल एसेट हो, कोई भी हो, बस वो क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। और क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि वो बनने के अंदर है उसके ए, सी और पी के अंदर, यानी कि अक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में है, वो एक सिग्निफिकेंट जो है वो क्या जाता है, आपका टाइम लगता है, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी क्वालिफाइंग एसेट होगी। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट होगी क्या भाई, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ये तो है नहीं ना कि एक महीने में बन के खड़ा हो जाएगा, इट विल टेक टाइम्स। और इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे है वो सिग्निफिकेंट टाइम हमें लगने वाला है, और इसीलिए क्वालिफाइंग एसेट है। और इसीलिए इस पे जितने भी बोरोइंग कॉस्ट आएगी ना, वो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। समझ गए? कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, अपन उसकी एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड ऑन कर देंगे। समझ गए? इट एक्सपेक्ट दैट कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस विल बी रेंटेड आउट बाय 30 जून 2001. ग्रेट. However, due to adverse market condition, only 10% of the commercial complex could be rented out by its reporting date. कि जिस दिन मेरी रिपोर्टिंग डेट हुई 31 मार्च मान के चलो, तो उस दिन तक सिर्फ 10% है वो मेरे क्या हुए हैं, रेंट आउट हुए हैं, बाकी 90% ऐसे ही पड़े हैं। तो बताओ कि कितनी एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट है वो अप टू 31 मार्च 2002 तक वो कैपिटलाइज करेगी। तो सी यहाँ पे उसने जब भी देखो, कैपिटलाइज करने के लिए 3 कंडीशन थी। अगेन, बोरिंग कॉस्ट होनी चाहिए, सेकंड वो कब तक बन के तैयार हो रही है, इट हैज़ कम्प्लीटेड ऑन 31 मई 2001, जो आपको पहली लाइन में बोल दिया है कि यह कंप्लीट हो गई है 31 मई 2001 को, तो उस दिन तक की ही कैपिटलाइजेशन होगा। उसके बाद का तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, उसके बाद का नहीं किया जाएगा, ओके, सीज हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट, बिकॉज एसेट ही रेडी हो गई है। तो 31 मई तक जितना भी बोरिंग कॉस्ट आएगा वो सारा कैपिटलाइज करेंगे हम। देखो यहाँ पे एच लिमिटेड शुड कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट ओनली अप टू 31 मई 2001। जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है वो ट्रांसफर आफ्टर कैन नॉट बी कैपिटलाइज एज द एसेट वाज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज ऑन 31 मई। इसीलिए द फैक्ट ओनली ए स्मॉल पोर्शन है वो इमटेरियल है, ठीक है। आपने जितने टाइम तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है वहाँ तक जितनी आपकी बोरिंग कॉस्ट लगी है वो वाली कॉस्ट आप क्या कर दोगे, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दोगे। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्स लिमिटेड है वो एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट ओन करता है, उसने अरेंज करा है फंड्स को ऑल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो कि कंपनी की है, इंक्लूडिंग फंड्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन बोरिंग कॉस्ट। सी एक्स लिमिटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता है, इसने ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड है उसने ट्रेजरी डिपार्टमेंट ओन करता है, ठीक है, मतलब वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, उसका एक्स लिमिटेड के पास में एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो कि अरेंज करता है फंड्स फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब एक तरफ फाइनेंस के अंदर एक सब डिपार्टमेंट आता है जिसका मेन काम क्या होता है कि वो फंड्स लेके आता है और उसको इन्वेस्ट करता है अगर एडिशनल फंड होता है तो इसीलिए कंपनी इंक्लूडिंग करती है फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल कि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए एंड एक्सपेंशन के लिए भी फंड्स चाहिए। During the year ended 31st March, the company commenced the construction of a qualifying asset. कंपनी ने एक क्वालिफाइंग एसेट का वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और साथ में फॉलोइंग एक्सपेंसेस है वो इन्होंने इनकर किए हैं। क्या भाई, क्या एक्सपेंसेस इन्होंने इनकर किए, दैट इज़ कि 1 जुलाई 2001 को इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए और 1 दिसंबर 2001 को इन्होंने 3 लाख रुपए का खर्चा किया। सी किसके ऊपर किया है, क्वालिफाइंग एसेट पे। क्वालिफाइंग एसेट मतलब कि इसके अपन बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। ये खर्चा कितना हुआ है, सिर्फ 2.5 लाख और 3 लाख का हुआ है, कोई बात नहीं। हुआ कब है, 1 जुलाई 2001 को और 1 दिसंबर 2001 को। ग्रेट। आपको बोरिंग्स बता रखी है कि हमने ऑन एन एवरेज है वो लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है 10% का, 10 लाख रुपए का, जिस पे 1 लाख का इंटरेस्ट है और एक वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है। मतलब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये जो लॉन्ग टर्म लोन था क्या वो इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया था क्या, ये जो लॉन्ग टर्म लोन था क्या ये इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया था क्या,
नहीं लिया था, ये जनरल लिया हुआ था इनका। क्या ये वर्किंग कैपिटल का लोन था, वो इस क्वालिफाइंग असेट के लिए लिया था? नहीं लिया था, ये जनरल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लिया था। ओके, मतलब जनरल लोन था, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो कहाँ हुआ होगा, मेरी असेट में यूज़ हुआ होगा ना। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है वो निकालेंगे। और उस एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट से अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने पीरियड का। ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, इसका तो 1 जुलाई से लेके मान लो 31 मार्च तक का अपन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 31 मार्च का ईयर बोल रखा है, तो यहाँ पे कितने महीने हो गए, 9 मंथ का। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर ही साथ साथ करता जाता हूँ। सी, इसका 9 मंथ का होगा, और 1 दिसंबर को क्या है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि यहाँ पे 4 मंथ का होगा। ओके, 4 मंथ का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे, डिवाइड बाई कर देंगे 12 से। ओके, तो ये अपना आ गया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एवरेज रेट से। एवरेज रेट को अब कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट निकाल लो जनरल बोरिंग्स का जो भी है। ओके, और डिवाइड बाय एवरेज हमारा लोन कितना आउटस्टैंडिंग था। सी, यहाँ पे अपन को ये अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे रखे हैं कि 1,65,000, 1,65,000 का टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आया कितने लोन के ऊपर, 15 लाख के लोन के ऊपर। तो बताओ हमारी जनरल बोरोइंग की कॉस्ट क्या रही, 1,65,000 डिवाइड बाई 15 लाख, तो ये आ गया अपना 11%। कितना आया है, 11%, राइट। अब 11% हमारे यहाँ पे आया, तो अपन इसको 11% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ओके, तो कितना आंसर अब हमारा फाइनल आने वाला है, सी, 2.5 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11%, ये आया हमारा 20,625 रुपये। एंड जो 3 लाख है वो 4 महीने यूज़ हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11%, ये आया 11,000 रुपये। तो बताओ इस क्वालिफाइंग असेट के लिए टोटल कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो 11,000 प्लस 20,625 रुपये, यानी कि 31,625 रुपये का हमारा पे बोरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी असेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, यानी कि कैपिटलाइज होगी। गॉट इट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा क्या, एक बार आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। सी, जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई वेटेड एवरेज टोटल बोरिंग्स कितनी थी हमारी, 1,65,000 डिवाइड बाई 15 लाख। ओके, 2.5 लाख पे 9 महीने का, और ये 4 महीने का 20,625 और 11,000, तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन होगा, समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बीटा लिमिटेड वाला है, उसके मल्टीपल लोन्स हैं। तो आपको यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट को अगेन कैलकुलेट करना है। सी, 18% का बैंक लोन है, 16% का है, एंड 14% का बैंक लोन है। 18, 16 और 14 का हमारा बैंक लोन है, टर्म लोन है, एंड डिबेंचर है। क्या ये किसी एसेट के स्पेसिफिक है क्या, अभी तक तो नहीं पता। देखो आगे यहाँ पे क्या बोलता है नहीं पता, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग ये भी मेरा जनरल है, ये भी मेरा जनरल है, और ये भी मेरा जनरल लोन है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैपिटलाइजेशन रेट है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, अब ये बोलता है कि जो 18% लोन जो था ना, वो 1 अप्रैल को मेरा इतना था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ ओपनिंग यूज़ करूँगा या क्लोजिंग यूज़ करूँगा। सी, यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एवरेज लोन यूज़ करते हैं, कि जो एवरेज मेरा पूरे साल कितना रहा है, 1,00,000 प्लस 1,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो एवरेज 1,000 ही आएगा। यहाँ पे भी 3,000 आएगा, और ये जब से लिया है तब से मैं कंसिडर करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग तो था ही नहीं है। अब देखो 14% डिबेंचर है वो इश्यू हुए थे टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई 2001। अब देखो ये मेरा 1 अप्रैल 2001 को था, और ये 31/3/2 को। ग्रेट। अब ये कह रहा है कि 14% जो डिबेंचर थे ना ये वाले, ये मैंने इश्यू कब किए थे, 1 जुलाई और 2001 को मैंने इसको इश्यू किया है। ओके, तो मतलब इसका जो इंटरेस्ट का खर्चा आएगा वो 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च 2002 तक आएगा। ग्रेट। अपन तो सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट लेंगे, और एक्चुअल हमारा बोरोड फंड्स कितना था वो पूरा वेटेड एवरेज कर लेंगे, समझ गए। ये तो सिंपल एवरेज मैंने करके दिखाया था क्योंकि दोनों का सेम था, इतना ही आएगा, लेकिन हम सीधा वेटेड एवरेज ले लेंगे टाइम प्रोपोर्शन से। बीटा लिमिटेड ने बिगिन किया कंस्ट्रक्शन को ऑफ ए प्लांट बीइंग क्वालिफाइंग असेट्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। Expenditure drawn down for the construction was ₹5 lakh on 1st of April 2001 and 25 lakh on 1st of January 2002। सी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो क्वालिफाइंग असेट थी ना
उस पर मैंने 1 अप्रैल को कितना खर्चा कर दिया था, 5 लाख का। और ये 5 लाख का खर्चा कहाँ से हुआ होगा, हमेशा ये मान रहा है कि हमने बोरोइंग में से किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, 1 जनवरी को जो हुआ था वो हुआ था मेरा 25 लाख का खर्चा, तो टोटल 30 लाख का अराउंड खर्चा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा ये देखो कि ये कितने महीने यूज़ हुआ, ये तो 12 महीने यूज़ हुआ। ओके, और ये 1 जनवरी वाला है वो सिर्फ 3 महीने यूज़ हुआ है, समझ गए। तो अपन इतने महीने का ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, तो ये इंटरेस्ट पीरियड हो गया। ओके, सी हेयर, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, अब बोल दिया इसने तो जो बोलना था। ओके, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट का खर्चा नहीं बता रखा है लेकिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 1000 था ओपनिंग और क्लोजिंग भी 1000 था, मतलब पूरे साल 1000 रहा है, तो 1000 पे 18% से कितना हुआ भाई, 180 रुपये। सेकेंड, 3000 था ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो 3000 पूरे साल मेंटेन रहा है। 3000 का 16% कितना होता है, 480, राइट। और 14% डिबेंचर है, वो तो मैंने कब इशू किए हैं, ये मैंने इशू ही किए हैं 1 जुलाई को, तो मतलब 3 महीने कम कर देते तो 9 महीने यूज़ हुए। तो 2000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 14% आप यहाँ पे करते हो, तो ये अमाउंट आती है 210 की। सी, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर आ गया जो मेरा एक्चुअल है, कितना कितना है, 180 प्लस 480 प्लस 210, तो ये आ गया मेरा 870 का अमाउंट यहाँ पे, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 870 रुपये की अमाउंट यहाँ पे आ रही है, जो कि मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट आया है मेरा। अब मेरे को ये देखना है कि जो मेरा बोरोड फंड्स था वो कितना था ओवर द पीरियड। सी, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे, अब मैं इसको हटा दूँ क्या, ये रहने देता हूँ। स्पेस 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 कहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस है। सी, पेन चेंज किया मैंने। ओके, यहाँ पे मेरा कॉस्ट कितना आया, टोटल 870 का कॉस्ट आया। लेकिन सी, अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो रुपए आए थे ये मेरे पास कब आए थे, 1 जुलाई को। ओके, और मैंने ऑलरेडी 5 लाख रुपए जो है वो लगा दिए थे कब, 1 अप्रैल को। तो बताओ क्या ये वाली अमाउंट मैं इसमें लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो पहले ही लग चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो 5 लाख में से जितना भी है वो कैपिटलाइजेशन के लिए इतना ही फंड्स यूज़ होगा। ओके, तो 1000 यहाँ पे 2 कैपिटलाइजेशन रेट है वो मेरे को देखनी पड़ेगी। सी, 180 एक हो गया प्लस 480 एक हो गया, डिवाइड बाय फंड्स कितना था, 1000 का प्लस 3000 का, तो यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा 180 प्लस 480 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100, ये आ गया मेरा 16.5%, राइट। अब सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई है। सी, बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे सिंपल सा देखना है अपन को, हमारा 5 लाख का खर्च अमाउंट था। ओके, और यहाँ पे बोरोड फंड से कितना था, 4 लाख का था। तो बताओ हम कितने पे लेंगे, 5 लाख पे पूरे पे लेंगे क्या, टेल मी, 5 लाख पे पूरे पे लेंगे या नहीं लेंगे। सी, यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैंने शायद इग्नोर कर दी, यहाँ पे ना ये लिखा हुआ था कि जो डिबेंचर्स है ना वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए ही लिए हुए हैं, तो ये फिर मेरा 14% डिबेंचर वाला स्पेशल बोरिंग हो गया। और जब स्पेशल बोरिंग्स होती है ना तो फिर वो कब भी लिया हो कोई मतलब नहीं है, वो पूरी की पूरी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइज होती है, समझ गए। तो सी, यहाँ पे जब मैंने लोन मैंने 1 अप्रैल को खर्चा किया 5 लाख रुपए का। ओके, और उस टाइम थे मेरे पास में 4 लाख रुपए, राइट। स्टिल इसने क्या किया है, यहाँ पे पूरे 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 16.5% से, एंड प्लस एक 12 आपका जो बैलेंस अमाउंट बचा था दैट इज़ कि 25 लाख का अमाउंट था, उस पर भी 16.5% से लिया है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 से। ये 3000 थाउजेंड्स हैं, इट मीन्स मैं यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन गलत ले रहा था, आप भी ले सकते हो क्या, कि मैं इसको सिर्फ 1 लाख और 3 लाख समझ रहा था, तो टोटल 4 लाख ही समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 लाख नहीं होके 40 लाख है। ओके, तो फिर 40 लाख की अगर आपके जनरल बोरिंग्स है उसमें से आप 5 लाख रुपए तो इस बोल्डिंग के लिए लगा ही सकते हो ना,
तो अगर ये 4 लाख होता तो यहाँ पे सिर्फ 4 लाख से ही मल्टीप्लाई होता, ये वाला जो अमाउंट है ना ये 4 लाख ही होता, लेकिन अब क्योंकि पूरा मिला हुआ है तो पूरे के पूरे से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 5 लाख पूरा हो गया। उसके बाद में फिर अभी इनकी जनरल बोरोइंग ही पड़ी हुई है। ओके, जनरल बोरोइंग्स ही हैं, तो यहाँ पे आपको 25 लाख के लिए जो आपने यूज़ किया है 3 महीने का, उसके लिए भी यही अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया टोटल 1,85,625 जो कि जनरल बोरिंग्स रेट्स है। और स्पेसिफिक जो है वो तो इसके लिए है ही, वो इसमें यूज़ होनी ही है। ये जो अमाउंट दे रखा है ना आपको क्वालिफाइंग एसेट का, एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स में से दे रहा है। सी, यहाँ पे ये मत लगाना कि 14% का डिबेंचर जो मिला है ना, मैं इसीलिए बोल रहा था ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती है सर्कमस्टांसेस। अब मैं कह दूंगा कि नहीं 5 लाख और 25 लाख यूज़ हुए हैं, तो 25 लाख 1 जनवरी को यूज़ किया है, तब तो मेरे पास 14% डिबेंचर भी आ गया था और ये स्पेशली इसी के लिए था। तो फिर मैं जनरल बोरिंग्स में से तो पैसा यूज़ नहीं करूँगा, यूज़ किस में से करूँगा, इस 14% डिबेंचर से करूँगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 1 अप्रैल 2001 को जो बीटा लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए, वो एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में से किया हुआ है। और ये एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है वो एग्जिस्टिंग वाला बताया आपको, ये अलग से नहीं बताया। ये जो 2000 लाख वाला है ना, ये आपको नहीं बताया है, आपको तो सिर्फ एग्जिस्टिंग बोरिंग्स कौन सी है, 1 अप्रैल वाली को, इसका बता रखा है कि 1 अप्रैल को जितनी एग्जिस्टिंग बोरिंग्स है उसमें से फंड्स यूज़ हुआ है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 16.5% ही कंसिडर करना है, आगे वाले का नहीं कंसिडर करना है। गॉट इट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा लिमिटेड का। हमें अगेन यहाँ पे एसेट की कॉस्ट निकालनी है। तो सी, अल्फा लिमिटेड ने 1 अप्रैल को 9% का फंड 30 लाख रुपए पे बोरो किया टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट्स। कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 अप्रैल 2001 को कंप्लीट हो गया, नहीं सॉरी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2001 को। एंड साथ में उन्होंने लोन भी लिया है 1 अप्रैल 2001 को, एंड वाज यूटिलाइज्ड एज फॉलो विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरीली एट 7%। ओके, अब यहाँ पे लोन फैसिलिटी इन्होंने अवेल की थी 1 अप्रैल 2001 को, और साथ में इन्होंने इसको यूटिलाइज ऐसे किया कि 1 अप्रैल 1 को है ना वो फैक्ट्री बिल्डिंग में 5 लाख का यूज़ किया एंड ऑफिस बिल्डिंग में 10 लाख का यूज़ किया। ऐसे ही 1 अक्टूबर को इसमें भी 5 लाख और इसमें भी 10 लाख रुपए का फंड्स है वो और ऐड किया है। तो इन्होंने बोरो क्या किया था, 30 लाख का किया था, और दोनों क्वालिफाइंग एसेट के लिए किया था। तो अब 2 क्वालिफाइंग एसेट के लिए 1 लोन है, इट मीन्स ये क्या है, जनरल बोरिंग्स हो गई। और फिर हम यहाँ पे अगेन कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। ओके, सी, तो अब आपको बोल रहा है कि एसेट की कॉस्ट निकालो इन बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को इतना कॉस्ट लगाए, तो ये तो मेरी 10 लाख की कॉस्ट ऐसे ही होगी। ओके, अदर देन बोरिंग कॉस्ट, और इसकी मेरी 20 लाख की ऐसे ही होगी। अब बोरिंग कॉस्ट इसमें कितनी ऐड ऑन करनी है वो कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने 30 लाख के ऊपर लोन लिया था, 30 लाख का किस पे लिया था, 9% पे। ओके, और वो पूरे साल का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 9 तेरी 27, यानी 2,70,000 का लोन का अमाउंट हो जाएगा, राइट। लेकिन सी, अब यहाँ पे मैंने जनरल बोरिंग ली है ना, तो इसलिए मेरे को इसको टाइम प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये फंड्स जो 5 लाख का था वो मेरा कितने महीने रुका है, वो मेरा 1 अप्रैल से पूरे साल यूज़ हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। लेकिन ये 5 लाख है वो मेरा सिर्फ 6 मंथ यूज़ हुआ है। ओके, और सेम यहाँ पे ये भी 12 डिवाइड बाय 12 और ये 6 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एवरेज रेट क्या आएगी, सी, यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट क्या आएगी, 30 लाख पे 9% की, यानी कि सी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकालते हैं अपन पहले। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ, 9% के हिसाब से 2,70,000 रुपये का। ओके, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को ही 5 और 10 15 लाख रुपए यूज़ कर लिए। तो जो 15 लाख रुपए बचे हुए हैं वो इन्होंने क्या किया, वो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास में फंड्स आइडल रहता था उसे 7% पे हम इन्वेस्ट कर देते थे। तो ये जो 15 लाख तो 1 अप्रैल को यूज़ हुए, तो बच्चे वो 15 लाख को इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ओके, वो भी 7% पर एनम की रेट है। तो अगेन कितने महीनों के लिए किया, 1 अक्टूबर तक किया, तो यानी कि 6 डिवाइड बाय 12 यानी 6 महीनों के लिए किया। तो 15 लाख इंटू 7% डिवाइड बाय 2 यानी कि 52,500 का इनको क्या मिल गया, यहाँ पे इनकम मिल गया। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये यहाँ पे स्पेशल बोरिंग होता है ना तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जनरल बोरिंग्स माना है, तो इसीलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। -270
2,70,000 माइनस 52,500, तो मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई इनकी 2,17,500। ओके, 2,17,500 है वो इनकी फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए और ऑफिस बिल्डिंग दो के लिए क्वालिफाइंग एसेट है, वो ये लोन का एक्सपेंडिचर हुआ है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँगा आपको कि जनरल बोरिंग्स में कब जाता है और स्पेशल में कब जाता है। अभी एक बार क्वेश्चन देखो, 2,17,500 इन दोनों के लिए हुआ है। ओके, तो 2,17,500 डिवाइड बाई 30 लाख किया मैंने, तो और परसेंटेज में निकाला तो ये निकल के कितना आएगा मेरा 7.25% यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, तो मैं करूँ 5 लाख इंटू 7.25%, तो मेरा पहला आ गया एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग का 36,250 पहले वाले के लिए 1 अप्रैल वाली अमाउंट के लिए, एंड जो दूसरी वाली अमाउंट है 5 लाख उसका 7.25% करूँगा मैं 6 महीने के लिए, तो ये आया 18,125। तो ये टोटल कितना हो गया प्लस 36,250, तो यह है मेरा, कहीं गलत किया क्या मैंने, सी इन्होंने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, फैक्ट्री बिल्डिंग पे टोटल 10 लाख का खर्चा लगा और उस पर 9% से 90,000 और इस पर 7% 6 मंथ का लिया, 17,500 का वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम रिड्यूस कर दी, तो 72,500 और 1,45 टोटल कितने हो गए 2,17,500। मतलब 2,17,500 का इन्होंने डायरेक्टली ऐसे प्रोपोर्शनेट करके ही कैलकुलेट किया है, ऐसे नहीं किया डायरेक्टली करके कि 7.25% एवरेज बोरिंग रेट निकाल लिया। अब सी यहाँ पे जनरल बोरिंग्स कौन सी होती है और स्पेशल कौन सी होती है। स्पेशल मतलब कि जो आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले रखी है, फिर वो अगर आपकी मल्टीपल एसेट भी होना तो भी चलेगी, लेकिन जनरल बोरिंग के केस में जनरल बोरिंग्स अगर आपकी हैं तो वहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का लोन होगा, मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि आप ये कह ही नहीं सकते कि ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए है क्या। तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए जब नहीं है लोन तो वो जनरल लोन होगा, और अगर सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो वो स्पेशल है, उसमें से हम हमेशा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी आएगी मेरी वो हमेशा रिड्यूस होगी। समझ गए, तो ये चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में थी। सेपरेटली इसने किया है, टोटल पे 9% और इस पे 7% से इन्वेस्टमेंट इनकम रिड्यूस कर दी है। गॉट इट। अब स्पेशल बोरिंग्स थी, इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, वेट ए मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे स्पेशल बोरिंग्स थी ना, इसीलिए हमने इंटायर जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी उसको कैपिटलाइज किया है, उसको टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे 6/12 कहा था ना, ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इसने स्पेशल बोरिंग्स ट्रीट कर रखी है, मेरे भी दिमाग से निकल गया था फटाफट में। ये यहाँ पे कौन सी है स्पेशल बोरिंग्स, और स्पेशल बोरिंग्स में पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं अपन, टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक एंटिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग का एंड क्वालिफाइंग एसेट है वो क्या करती है, बना रही है, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करने वाले हो यहाँ पे। तो सी 1 अप्रैल 2001 की बात है, एंटिटी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹22 लाख। ओके, तो 22 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने। जो लैंड है अंडर द बिल्डिंग वो रिगार्डेड एज सेपरेट एसेट है एंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, और वो क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी ये बिल्डिंग बन रही है ओके, तो ये किसी न किसी लैंड के ऊपर बनी रही होगी। तो ये कह रहा है कि ये लैंड एक सेपरेट पार्ट है और बिल्डिंग एक सेपरेट पार्ट है। समझ के, जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो मार्च 2002 को कंप्लीट हो जाएगा एंड इस पीरियड के अंदर है वो फॉलोइंग पेमेंट्स हैं वो किए गए हैं, किसको, कॉन्ट्रैक्टर्स को। ग्रेट, 1 अप्रैल को, 30 जून को, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। ओके, ये पूरा 12 महीने यूज़ होगा, ये पूरा 9 महीने यूज़ होगा, ये पूरा 6 महीने नहीं, 31 दिसंबर हो गया ना, तो ये मेरा सिर्फ कितने दिन यूज़ होगा, 3 महीने यूज़ होगा, और ये मेरा 0। ठीक है मतलब अगर मेरी जनरल बोरिंग्स हुई ना यहाँ पे, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शन में लूँगा तो इतने मंथ का मैं वेटेड एवरेज रेट लूँगा, मतलब इतने महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा, सीधी बात। लेकिन स्पेशल बोरिंग्स में तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात।
अब एंटिटी ए ने बोरो किया है इसके ईयर एंड पे 31/3/2 को, अगर इस दिन इसने बोरो किया है तो बताओ कोई कॉस्ट होगी क्या? नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि 31/3/2 को बोरोइंग्स की डिटेल्स यहाँ पे ये है। ओके, 10% का 4 ईयर नोट है विद द सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली विच रिलेट स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट, जो कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट से रिलेट करता है। साथ साथ में जो भी डेप्ट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2002 को वो 7 लाख रुपए है। जो इंटरेस्ट है वो 65,000 है टू दिस बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो 20,000 है, वो अर्न हुई है ऑन दीज फंड्स वाइल दे वर हैड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट, कि जब भी हमने उसको पेमेंट्स के एंटिसिपेशन के लिए होल्ड कर रखा था उस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट 65,000 का। तो एक चीज़ देखो, 4 ईयर का नोट है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट पेबल है, जो कि इससे स्पेसिफिकली रिलेट करता है। तो इस चीज़ ने हमें ये बता दिया कि ये क्या है, स्पेशल बोरिंग्स है, और इस पे जो भी कॉस्ट आएगा हम पूरा कैपिटलाइज करेंगे। साथ साथ में अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम इसको अर्न हो रही है जो कि इसने बताया, तो ये डिडक्टेबल है। समझ में आ गई बात? 65,000 का है वो इनकर हुआ था इनके ऊपर, और साथ में इंटरेस्ट इनकम थी 20,000 की, तो नेट कितना आया? 45,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनका है। ग्रेट। $12.5% का 10 ईयर का नोट है, सिंपल इंटरेस्ट है, और डेप्ट आउटस्टैंडिंग है वो 10 लाख का था 1 अप्रैल 2001 को, एंड जो रिमेनिंग है वो अनचेंज्ड है ड्यूरिंग द ईयर। तो रिमेनिंग है उसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे बोला नहीं है तो ये क्या हो गया आपका जनरल बोरिंग्स हो गया, और जनरल बोरिंग्स को अपन टाइम प्रोपोर्शनेट करने वाले हैं। अब एक चीज़ बताओ, आपके पास में स्पेशल बोरिंग्स भी है और जनरल बोरिंग्स भी है। जब आपने इस एसेट के ऊपर काम चालू किया तो सबसे पहले तो आप स्पेसिफिक वाला एम्प्लॉय करोगे ना, और जब वो ख़त्म हो जाता है फिर अपन जनरल बोरिंग से पैसा लेके आएंगे। समझ में आ गई बात? तो जिस दिन ये ख़त्म हो जाता है उस दिन के बाद का फिर अपन कैपिटलाइज करेंगे, नहीं कि उससे पहले का। समझ में आ गई? 10% 10 ईयर का नोट है विथ सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। डेप्ट जो आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2001 को वो 15 लाख रुपए का है, एंड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर। कोई बात नहीं, 15 लाख का ये भी था 10% वाला, और ये 12.5% था। तो इसमें जनरल बोरिंग्स रेट क्या आनी चाहिए मेरी? सी। 10 लाख के ऊपर 12.5% यानी कि 1,25,000 का ये हो गया इंटरेस्ट, और ये हो गया 15 लाख पे 10% यानी 1.5 लाख का इंटरेस्ट हो गया। ओके, और अमाउंट कितनी है टोटल? 10 लाख और 15 लाख यानी 25 लाख का लोन है। तो बताओ कैपिटलाइजेशन रेट कितनी आएगी? 1,25,000 प्लस 1,50,000, ओके, डिवाइड बाय 25 लाख, ये आ गया हमारा 11% की यहाँ पे जनरल बोरिंग की रेट आ गई है। समझ में आई बात? अब देखो हमने कितने का लोन लिया था स्पेसिफिक बोरिंग से? 7 लाख का लोन लिया हुआ था। अब 7 लाख का लोन लिया था, ओके, ये 31 मार्च 2002 को बाकी था बैलेंस, ओके, और 10% की रेट है, तो पूरे साल में कितना होता है ये? 7 लाख के ऊपर अगर आप 10% करते हो तो 70,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है इंटरेस्ट आपका कितना था? सिर्फ 65,000 का इनकर हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये लोन आपने कब लिया होगा, एक तरह से ये सोचो, 70,000 का इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन एक्चुअल में हमने 65,000 ही पे किया है। मतलब 1 अप्रैल को हमने ये बोरिंग्स नहीं की है, ये बोरिंग हमने कब की है? सी। ये यहाँ पे हिडन पॉइंट था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपको बोला नहीं है, लेकिन आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना कि यार पूरे साल का अगर मेरा 7 लाख का 70,000 का लोन हो रहा है तो फिर 65,000 कितने का होगा, और यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी डेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल को जो 2 लाख इनकर किए होंगे फिर आपने किससे किए होंगे? जनरल बोरिंग से लिए होंगे। उसके बाद में 6 लाख 30 जून को है, नो डाउट ये स्पेशल बोरिंग्स वाला है, और ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 6 लाख, तो फिर 1 लाख है वो यहाँ पे भी यूज़ हुआ होगा, तो यहाँ पे जनरल बोरिंग्स में से कितना यूज़ हुआ होगा? 1100 का, ओके, यहाँ पे 200 का, और ये 200 भी पूरा जनरल बोरिंग से जाएगा। फिर समझ में आ गया? तो इतना अमाउंट मेरे यहाँ पे जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, तो सी। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने एक और कर दिया, जो हमने एडिशनल माइंड चलाया ना कि ये 2 लाख रुपए जनरल बोरिंग से गए हैं, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये 1 अप्रैल को ही लोन मिल गया था। अब देखो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट को गलत मानता हूँ, बिकॉज इन्होंने कहा कि 10% का लोन है और 7 लाख का लोन का अमाउंट है, तो 70,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए।
अब यहाँ पे डेट किस दिन इन्होंने लोन लिया है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम नॉर्मली मान के चलेंगे ना कि 1 अप्रैल को लोन नहीं है, वो 1 महीने या 2 महीने बाद है, जिसके कारण हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट 65,000 पड़ा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि जो पहले 700 यूज़ हुए ना, पहले 700, ओके, वो 200 तो इसमें से यूज़ हो गए और बचे हुए 500 ही यूज़ हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 बच गया। तो 100 जनरल बोरिंग्स में से, फिर 1200 जनरल बोरिंग्स और 200 जनरल बोरिंग्स में से गए, और उसके ऊपर हमारा टाइम प्रोपोर्शनेट इन्होंने कर लिया, टोटल 375 आया, और उसके ऊपर 11% की जो ये बोरिंग रेट है वो अप्लाई करी है। 375 इंटू 11%, जो कि आएगा 41,250, और उधर कितना आया था, 45,000 का वो आया था, 65,000 आया था ना, 65 में से 20,000 को इसका इनकम हो गया था, तो टोटल कितना आया 86,250 का इनको यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट पड़ेगा। उसी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अपन ने एकदम इन डेप्थ डिस्कस किया है इसको। एक ऐसा पॉइंट भी देखा है शायद ICAI उसके ऊपर नहीं करे, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग का यही है, बस अपन को जनरल बोरिंग का प्रोपोर्शनेट देखना है। यहाँ पे अगर डेट दे देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर 8 आता है पिक्चर में। 8 बोलता है कि के लिमिटेड है, उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एक नई बिल्डिंग का, जिसपे इसने 7 लाख रुपए का खर्चा किया है 1 अप्रैल को। फाइनेंस करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इसने ऑब्टेन किया एक स्पेसिफिक लोन जो कि 2 लाख रुपए का है फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। तो डाटा क्या है, 7 लाख की तो कॉस्ट आएगी, ओके। लोन कितने का लिया है, अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक लोन है, तो ये क्या है, स्पेशल बोरिंग है, ओके। कितने का, 2 लाख का एट द रेट 9%, ग्रेट। कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन कुछ ये भी थे, तो 7 लाख पे 12%, ये जनरल बोरिंग्स आपको दे दिया है। 7 लाख पे 12% कितना होगा, 84,000 का इंटरेस्ट इस पे आएगा। 9 लाख पे 11% कितना हो गया, 99,000 इसका आएगा। तो बताओ भाई 99,000, ओके, 99,000 प्लस 84,000 डिवाइड बाय 9 और 7 16 लाख। तो यहाँ पे एवरेज रेट क्या आएगी, तो 99 प्लस 84 डिवाइड बाई 16 लाख का परसेंटेज, तो ये आया मेरा 11.4375। ये मेरा परसेंटेज किसका आ गया, कैपिटलाइजेशन रेट आया है। और ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है मेरा 11.4375 वाला, वो मैं यहाँ पे अप्रैल से, अगस्त से, अक्टूबर से एंड जनवरी से है वो अप्लाई करूँगा, ओके, मतलब जितने पीरियड के लिए। लेकिन पहले मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, पहले मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा, स्पेशल बोरिंग। स्पेशल बोरिंग मेरी 7 लाख की है, 7 लाख में से 1.5 लाख गया, 2 लाख गया, तो कितना बचा, 7 और 3.5 गया, तो यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 7 लाख ही होता है ना, 2 3 5 5.5 और 1.5 7 हो गए, तो 7 लाख तो मेरे यहीं पे लग गए। बचा हुआ 1 लाख मेरा क्या है, जनरल बोरिंग से है, तो 7 लाख पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 7 लाख पे 9% से आएगा ना पूरे साल का। सी यहाँ पे आपको 1 अप्रैल को चालू हुआ था, आगे बोला है 31 जनवरी 2018 को ख़त्म हो जाता है, तो मतलब कितने टाइम तक चला है, 10 मंथ तक है वो चला है, तो 10 महीने से ज़्यादा तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती है। तो देखो अब यहाँ पे स्पेशल बोरिंग्स को अपन क्या करते हैं, 10 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 2 लाख इंटू 9%, सॉरी 2 लाख ना हमारा है, 7 लाख का लोन है ना, तो 7 लाख इंटू 9% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना आया, 7 लाख इंटू 9% मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 12, तो ये आया 52,500 का यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। और जनरल बोरिंग में से कितना आएगा, जनरल बोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा सिर्फ 1 लाख का फंड यूज़ हुआ है, और उसकी रेट है 11.4375%, और वो भी सिर्फ कितने महीने के लिए, जनवरी 18 में, यानी कि 1 डिवाइड बाई 12, तो सी 1 लाख इंटू 11.4375% मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आया 953.125, तो इतने रुपए का है वो हुआ है टोटल, प्लस 52,500, तो ये आया 53,453.125 रुपये का है वो मेरा बोरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज होना चाहिए। गॉट इट, देखते हैं आंसर, 11.4375 एकदम एक्यूरेट है। सी अब इन्होंने क्या कहा, एक सेकेंड,
यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये देखते हुए कि 7 लाख की तो टोटल कॉस्ट थी, लेकिन वो लोन था ना वो 2 लाख का ही था। ओके, यहाँ पे मैंने गलती से 7 लाख लिख लिया था। तो 2 लाख के अकॉर्डिंग अगर हमारा सिर्फ 2 लाख होता है ना, तो फिर ये नीचे वाली 1.5 लाख तो यहाँ यूज़ हो जाएगा, और 2 लाख में से सिर्फ 50,000 यूज़ होगा, और 1.5 लाख है वो जनरल बोरिंग में चला जाएगा। ओके, तो 1.5 लाख यहाँ जाएगा, 3.5 इधर जाएगा। ओके, और 1 लाख इधर जाएगा, समझ के। और अब इसको कितने मंथ के लिए करेंगे टाइम प्रोपोर्शनेट, ये मेरा रहेगा इनटू अगस्त में मैंने लिया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 6 मंथ। फिर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ। और 1 लाख है वो 1/12। ये हमेशा ना 1 तारीख होती है, 1 तारीख। ये मत करना कि अगस्त दे रखा है तो 31 अगस्त मान लें क्या, तो फिर एक महीने का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी 18 दे रखा है तो यहाँ पे 0 नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बाकी सब में भी फिर 1 तारीख ही है। ओके, तो 2 लाख पे फिर 6/12 का कितना अमाउंट आ रहा है? 2 लाख नहीं, यहाँ पे सिर्फ 50,000 पे आएगा। 50,000 इंटू 6/12, तो यह है मेरा, मतलब ये प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट अमाउंट है, मतलब प्रोपोर्शनेट वेटेड एवरेज वैल्यू है, जिसके ऊपर अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट कितना है। ओके, 3.5 लाख इंटू 4/12 किया मैंने, तो यह आया मेरा 1,16,667 रुपये। और फिर 1 लाख है उसको 12 से डिवाइड किया, तो यह आया मेरा 8,333.33। ओके, स्पेशल बोरिंग से फिर मेरा ये इंटरेस्ट भी चेंज होगा, तो कितना हुआ? ₹2,00,000 इंटू 9% इंटू 10/12, तो यह आया मेरा 15,000 का, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड जनरल बोरिंग्स का टोटल कितना हुआ? 25,000 प्लस 1,16,667 प्लस 8,333.33, तो यह हुआ मेरा पूरा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख इंटू कर दूंगा मैं 11.4375%, मल्टीप्लाई बाय 11.4375%, तो यह है मेरा 17,156 करके कुछ। तो ये टोटल कितना हो गया? प्लस 15,000 मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो 32,156 कुछ आ रहा है। अभी देख लेते हैं कहीं गलत नहीं हो। ओके, यहाँ पे मेरा 37,875 है, मतलब मैंने कहीं कैलकुलेशन में और एरर किया है। सी 11.4375%, 6 मंथ, 4 मंथ एंड 1 मंथ का लेना है। 6 मंथ, 4 मंथ और 1 मंथ का लिया है, ये एकदम सही है। 11.4375% रेट है, ये भी एकदम सही है। जो बोरिंग्स लेनी है मेरे को, ओके, मैंने यहाँ पे फिर से गलत ली। सी 1.5 लाख मेरा यहाँ पे यूज़ हुआ, और 2 लाख में से मैंने 50,000 यूज़ करना है। कितना? 50,000। ये तो किस में चला गया? मेरा स्पेशल बोरिंग्स में। तो यहाँ पे 50,000 ने आके जनरल बोरिंग्स में 1.5 लाख आएगा। तो अगर 1.5 लाख आता है मेरा, तो फिर यहाँ पे 1 लाख और इसमें ऐड हो जाएगा। अभी देखो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और एग्ज़ाम में जाके फिर यही गलतियाँ हो जाती हैं। तो 1.5 लाख इंटू 6/12, और फिर अपन सोचते हैं कि अपना आना चाहिए। यहाँ पे 25,000 लिया था मैंने, 25 ना होके 75 हो जाएगा, यानी कि 50,000 से ये बढ़ा, तो ये फिर अब कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपये हो जाएगा। 2 लाख रुपये अगर ये है, इंटू किया मैंने 11.4375% से, तो ये आया मेरा 22,875 रुपये। और 22,875 प्लस 15,000 करूँगा तो कितना हुआ? ये हो गए मेरे 37,875। इसीलिए क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस एटलीस्ट करना, ताकि ये छोटी मोटी गलतियाँ आपसे बिल्कुल ना हो। क्या चीज़ जल्दबाजी में अपन करते हैं, तो फिर फटाफट मंथ का कुछ भी ले लिया, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर सारा क्वेश्चन अच्छे से। ये क्वेश्चन कम से कम है ना 8 मार्क का आएगा एग्ज़ाम में, तो देख लो कितना वेटेज ही रख रहा है। आपको पहले वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत बस ये है कि स्पेसिफिक बोरिंग से कितना है और जनरल बोरिंग से कितना है, उसको अलोकेट करना, उसको टाइम प्रोपोर्शनेट करना, एंड फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना। ये 37,875 मैच हो गया। ओके, तो कितना एक्सपेंस अपन कैपिटलाइज करेंगे? 37,875। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल 1 लाख की कॉस्ट, 8 लाख की कॉस्ट है, तो 8,37,875 हो गया। अब एंट्री भी इसने साथ में कर दी। ये है ना, ये 8 मार्क का भी नहीं है, कम से कम 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो बिल्डिंग डेबिट किया टू बैंक अकाउंट और टू इंटरेस्ट पेबल, समझ में आ गया।
अगर ये एज्यूम अगर अब इन्होंने क्या कर दिया है, साथ में एंट्री कर दी है, मतलब ये दोनों और के अंदर है, या तो आप ये एंट्री कर दो या फिर ये कर दो। बिल्डिंग डेबिट टू बैंक कर दो चाहे सीधा, चाहे आप इंटरेस्ट को पेबल दिखा सकते हो कि अभी तक मैंने पे नहीं किया है। ओके, तो ये टोटल एंट्री हो गई है, ये अल्टरनेटिव थी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक एंटिटी है उसने एक नया ऑफिस बिल्डिंग कमेंस किया है, कब किया है, 1 अप्रैल 2018 को, जो कि कंटिन्यू रहा है टिल 31 दिसंबर 2018 तक, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। देखो अब पीरियड क्या है, 1 सितंबर को चालू किया और 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का टाइम लगा है। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं देखो इसको क्वालिफाइंग असेट मानूँ या नहीं मानूँ, पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज क्वालिफाइंग असेट बोलती है कि आपको सिग्निफिकेंट टाइम लगता है फॉर इट्स एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। अब अगर आप ये कंसिडर करते हो कि 4 मंथ भी क्या है आपके सिग्निफिकेंट टाइम है, तो नो डाउट आप क्वालिफाइंग एसेट मान के इस पर जो भी इंटरेस्ट है कैपिटलाइज कर सकते हो। ओके, और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आगे कहीं पे कोई आगे जाना ही नहीं है। ओके, यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा कि बोरिंग कॉस्ट जितनी भी आई है वो सारी पीएनएल में जाएगी, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगी, बिकॉज ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। सी, अब एंटिटी ने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे इसको क्वालिफाइंग एसेट माना हुआ है, तभी इसने क्वेश्चन बनाया, वरना बनाता ही नहीं। तो इन्होंने नई ऑफिस बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट किया 1 सितंबर को, जो कि कंटिन्यू रहेगी टिल 31 दिसंबर पे, और यहाँ पे इसने बोल दिया एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड ए ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वालिफाइंग एसेट होगी। अभी तक का डाटा से नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर कितना होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन द एसेट है वो 2 लाख रुपए का खर्चा होगा सितंबर 2018 को, एंड 4 लाख रुपए का खर्चा होगा इन ईच ऑफ द मंथ ऑफ द अक्टूबर टू दिसंबर 2018। वेट, सितंबर को बोल रहा है ये कितना खर्चा, आप देखो खर्चे की अपन को बनानी पड़ेगी समरी यहाँ पे कि आखिर खर्चा हो कितना रहा है। मैं वन नोट ओपन कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा इजी रहेगा। सी, सी ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना मेरा। यहाँ पे बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट है वो 2 लाख रुपए था, ठीक है। अगर मैं सितंबर 18 की बात करूँ, ओके, तो ये बोल रहा है 2 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे खर्चा होगा, राइट। डायरेक्टली एक्सपेंडिचर जो हुए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट आर ₹2 लाख इन सितंबर 2018 एंड 4 लाख इन ईच ऑफ द मंथ। ओके, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि ईच ऑफ द मंथ में 4 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ है, राइट। अगर 4 लाख का आपका ये खर्चा हुआ है तो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ईच ऑफ द मंथ, अभी तक इसने क्या बोला, ये तो इसकी डेट्स थी और ये इसका क्या है, अभी तक का बोरिंग का अमाउंट दे रखा है। एंटिटी ने कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग्स नहीं ले रखी है, यहाँ पे बोला है नोट टेकन एनी स्पेसिफिक बोरिंग्स, ठीक है, और इसीलिए ये पूरा का पूरा जनरल बोरिंग्स पे हुआ है। ग्रेट। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी हैज़ इशूड 9% डिबेंचर्स विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹30 लाख एंड हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹4 लाख। यहाँ पे एंटिटी ने वो 9% डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 30 लाख रुपए की। ओके, ये तो क्या था, एक्सपेंस। ओके, अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बोरिंग्स की डिटेल्स। बोरिंग्स में सबसे पहले देखो, क्या मेरे पास कोई स्पेशल बोरिंग्स हैं, नहीं भाई, यह नहीं है। तो अब मैं आता हूँ जनरल बोरिंग्स में। जनरल की जब मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है कितना % डिबेंचर है, इसकी सबसे पहले मेरे पास में था 9% डिबेंचर। जो 9% डिबेंचर था वो कितने वैल्यू के लिए थे मैंने, 30 लाख रुपए के। ओके, और कब लिए थे, 9% डिबेंचर इशू किए थे, साथ में इसका एक ओवरड्राफ्ट और था, कितने का, 4 लाख रुपए का। ग्रेट, जो कि इंक्रीज हो गया था 8 लाख इन दिसंबर 2018। ओके, मतलब कि ये कब तक का था, यहाँ पे देखो विच इंक्रीज इन दिसंबर 18, तो
अप्रैल में अगर ईयर चालू हुआ था तो अप्रैल टू नवंबर ये वाला था 4 लाख, और बैंक ओडी कितना था दिसंबर मंथ के अंदर, वो बोला है इसने 8 लाख रुपए। ओके, और दिसंबर से इंक्रीज होकर कहाँ तक गया होगा, मार्च तक गया होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब ये 9% डिबेंचर कब इशू हुए थे, ओवरड्राफ्ट के ऊपर है वो 12% था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोल दिया है कि जो ओवरड्राफ्ट थे ना उसके ऊपर 12% था अल्टिल 1 अक्टूबर। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल से नवंबर हमने लिया ना, तो अपन यहाँ पे एक और रेट यहाँ पे रेट लिखते हैं। ये मैं लेता हूँ अप्रैल से अक्टूबर तक का, ठीक है, और फिर बैंक ओडी अक्टूबर से नवंबर तक का, ये भी 4 लाख का ही अमाउंट था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट था कितना 12%। यहाँ पे कितना हो गया 1 अक्टूबर को 15%, और यहाँ पे भी कितना रहा है 15%। ओके, अब यहाँ पे ये कितने मंथ्स यूज़ हुए हैं ये भी देख लो आप, मंथ्स कितने यूज़ हुए हैं। ये मेरा यूज़ हुआ है अप्रैल से अक्टूबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ, ये अक्टूबर नवंबर 2 महीने। ओके, और ये दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 4 मंथ यूज़ हुआ है। ओके, ये था क्या पूरा ओवरड्राफ्ट का डाटा। ये अपन ने क्यों किया, ताकि अपन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर पाए इजीली। ओके, अब ये जो डिबेंचर इशू हुए थे ये ड्यूरिंग द ईयर इसने इशू किए हैं 9% डिबेंचर, और इसकी रेट कितनी है 9% डिबेंचर्स हैं। लेकिन ये कब इशू किए हैं ये डेट आपको नहीं दे रखी है। तो अगेन जब अपन को रेट नहीं दे रखी है तो यहाँ पे 2 अजम्पशन हो सकते हैं, एक तो कि ये ईयर के बिगिनिंग में हुआ है, ठीक है, एंड सेकेंड या फिर ये कब इशू हुए हमारे मिड ऑफ द ईयर में हुए हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बोला है ना, तो मतलब कि मिड ऑफ द ईयर यानी कि सितंबर एंड पे हुए होंगे, यानी कि 1 अक्टूबर को हुए होंगे। ओके, लेकिन अभी तक 31 मार्च तक ये रिमेनिंग इशू रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो सी अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि भाई या तो आप इसे 12 मंथ मान लो या फिर आप 6 मंथ मान लो, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा बिकॉज रेट यही है, अमाउंट यही है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा इसका। ओके, सी यहाँ पे हम मान लेते इसको कि ऑन द ईयर है, और मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को इशू हो गए थे। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, आखिर इनका इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना था। सी अब अपने पास में सारा डाटा है, 30 लाख का 9% 12 महीने के लिए यूज़ हुआ, तो 2,70,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट इसका हुआ। 4 लाख का फंड 12% से 6 महीने हमने यूज़ किया है। ये हमारी क्या है जनरल बोरिंग है। ओके, स्पेशल नहीं, ये जनरल वाला है। ओके, तो जनरल में 4 लाख का 12% तक यूज़ किया मैंने फंड, और वो भी कितने महीने 6 महीने, तो यहाँ पे कितना हुआ 24,000 का मेरा इंटरेस्ट आ गया। ओके, 4 लाख का मैंने 15% तक यूज़ किया फंड, कितने टाइम तक इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना हुआ 10,000 का मेरा फंड्स यहाँ पे यूज़ हुआ। एंड 8 लाख का 15% पे मैंने यूज़ किया इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया मेरा 40,000 रुपये का इंटरेस्ट। सी यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का टोटल आ जाएगा 2,70,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, तो 3,44,000 रुपये का मेरा यहाँ पे क्या गया इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आया है। अब मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज अमाउंट भी ले लेता हूँ कि मेरा लोन कितना था। ओके, मैं क्या करूँगा सिंपली टाइम प्रोपोर्शनेट कर दूँगा लोन को, और कुछ नहीं है। ओके, 30 लाख का 12 महीने, तो 30 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 लाख ही आएगा। ये 4 लाख का अमाउंट है इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये कितना है 4 लाख का अमाउंट है इंटू 2 डिवाइड बाई 12, एंड 8 लाख का अमाउंट है इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो 4 लाख इंटू 6 बाई 12 ये कितना आ गया 2 लाख रुपए। ओके, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 ये कितना आया 66,666 रुपीज़। 8 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 12,
ये हो गया मेरा 2,66,666 रुपये, इतना अमाउंट आ गया। तो टोटल कितना हो गया मेरा बोरिंग्स, ये आ गया मेरा 35,33,333 रुपीज़ का ऑन एन एवरेज मेरा फंड रहा, जिसमें मेरे 3,44,000 की कॉस्ट आई। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, मेरी जनरल बोरिंग रेट आ जाएगी 3,44,000 डिवाइड बाय 35,33,333 इंटू 100। ठीक है, ये क्या होगी मेरी एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। बस इस क्वेश्चन में यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सारे बच्चों का लगभग गलत होता है ये, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। 35,33,333, तो ये आया मेरा 9.7358% यहाँ पे एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकल के आया है। सी, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में, कहीं गलती हुई है तो वो भी एक बार सुधार लेते हैं। सी, गलती तो हुई है मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे 9 मंथ का लिया है और हमने कितना यूज़ किया यहाँ पे 6 मंथ का लिया हुआ है। ये 9 मंथ लिया है, कैसे? क्योंकि ओके, अब समझा मैं, ये हमारा सही है। हमने ना यहाँ पे क्वेश्चन में ईयर नहीं बता रखा, तो हमने क्वेश्चन को कैसे लिया है, अप्रैल से लेके मार्च तक का माना हुआ है। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ने अल्टरनेटिवली सॉल्व कैसे किया है, जनवरी से दिसंबर का मान के सॉल्व किया हुआ है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 12 मंथ तो पूरा लेना ही था। ओके, इसको 6 मंथ लिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन इसको 9 मंथ कर दे रहा है। ओके, और ये जो मंथ है ये 2 मंथ ही रहेंगे, और ये जो आगे वाले 4 मंथ है ना वो सिर्फ 1 मंथ हो जाएगा, समझ के। तो इस तरह से इन्होंने पूरी वर्किंग को किया है, तो हमारा पूरा प्रोसेस सही है। बस इन्होंने ईयर चेंज किया है, तो ईयर चेंज के कारण थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा ही, समझ में आ गया। रेट मोर और लेस 9% के आसपास ही आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9.50% यहाँ पे आया है। और ये देखो यहाँ पे, और देख लो यहाँ पे इन्होंने 9 मंथ और ये लास्ट वाला 1 मंथ ले लिया, मतलब कि 9 मंथ कैसे हुआ होगा, ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक कितने हो गए, टोटल 9 मंथ, यानी सितंबर तक, 1 अक्टूबर तो डेट ही थी। तो ये टोटल 9 मंथ ऐसे लिया है। तो जनवरी से दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर इन्होंने फॉलो किया है। ओके, और आपको करना कौन सा चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इन्होंने एक हिंट दी थी, ये बोला था कि कंटिन्यू रहेगी एसेट आफ्टर दिसंबर भी। तो इट्स मीन्स कि दिसंबर को इनका ईयर एंड हो रहा है, तो हमें जनवरी से दिसंबर ही लेना चाहिए था, लेकिन हमने उसको क्या किया, अप्रैल से मार्च करके इसको सोल्व कर लिया है। तो ये एक गलती हुई है, ये आप सोल्व कर लेना, और सोल्व करके मेरे को इसके आंसर की पिक ज़रूर भेजना। ओके, व्हाट्सएप पे, कि आपने करेक्ट किया है नहीं किया। सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम, आप देख सकते हो। ओके, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये 4 लाख, ये अपन ने भी ऐसे ही किया था, बस यहाँ पे इन्होंने ईयर चेंज के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ABC लिमिटेड का, कि उन्होंने लोन लिया है $2,000 का SBI से, जो प्लांट ऑफ ABC लिमिटेड है। तो बताओ क्या ये बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कैसे करेगी। अब देखो, जब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का एलिमेंट होता था, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। पहली चीज़ कि बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करें, कितनी कैपिटलाइज करें। तो इसके लिए गाइडेंस दे रखी थी कि जो भी आपकी अमाउंट होगी बोरोइंग कॉस्ट की, वो वाली है इन फंक्शनल करेंसी कितनी है, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज कर सकते हो, जितनी अमाउंट आपकी मैक्सिमम फंक्शनल करेंसी में होती। फंक्शनल करेंसी मतलब आपकी बेस करेंसी, यानी कि होम करेंसी के अंदर जो अमाउंट होती है आपकी, उस अमाउंट में आपकी कितनी फाइनेंस कॉस्ट आती है मैक्सिमम, आप उस अमाउंट तक है उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आपकी इससे ज़्यादा अमाउंट आ रही है, ओके, वो ज़्यादा कैसे निकालेंगे अपन, अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट कितनी आई थी, कितनी होती है फंक्शनल करेंसी में, इसमें से एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट को अपन रिड्यूस करते हैं। तो ये जो ज़्यादा वाला एलिमेंट आता है ना यहाँ पे, ये वाला हमारा, मतलब इसको उल्टा कर लो आप, तो जो भी आपका यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आता, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती, वो इमीडिएटली P&L के अंदर एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं अपन, समझ के। तो ये मेरी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। एंड सेकेंड चीज़, यही चीज़ ध्यान में रखनी है अभी इस क्वेश्चन में। देखो, ABC लिमिटेड ने लोन लिया USD 20,000 का, तो कितने का, USD 20,000 का लोन लिया है। कब लिया है,
1 अप्रैल 2001 को। ओके, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, और इंटरेस्ट रेट कितनी है 5%, तो 5% की इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। अब कितने पीरियड के लिए ये अपन को देखना है, तो बोल रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन द करेंसी, यानी कि यूएसडी वर्सेस रुपये, वो 45 रुपये पर यूएसडी था। कब था? 1 अप्रैल को था। ग्रेट। अब ये आपकी टाइम फ्रेम बना लेता हूँ मैं। ये था मेरा 1 अप्रैल और ये हो गया मेरा 31 मार्च 2002 और ये 2001 हो गया। इस दिन थी 45 रुपये की रेट और इस दिन आगे कितनी हो गई है मेरी 48 रुपये की रेट। ओके, तो अब जब मैं इंटरेस्ट पे करूँगा तो मान लो 31/3 को ही पे करूँगा, तो 20,000 इंटू 5% यानी कि कितना हुआ 1000। $1000 का जो मैं पेमेंट करूँगा वो तो किससे करूँगा 48 रुपीज़ से ही करूँगा। ओके, साथ साथ में जो मैंने ओरिजिनल 20,000 का लोन ले रखा है उसके ऊपर मेरा एक्सचेंज लॉस भी आ गया है। एक्सचेंज लॉस यहाँ पे कितना आया मेरा, एक्सचेंज लॉस आया मेरा 20,000 रुपीज़ डॉलर है मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़, तो इतना मेरा यानी कि 60,000 रुपये का है वो मेरा क्या आ गया है यहाँ पे एक्सचेंज लॉस आया है। एंड 48,000 का है वो मेरा क्या है इंटरेस्ट का बोरिंग कॉस्ट पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना, एक तरह से आप देखो तो कितना बोरिंग कॉस्ट हो गया, क्योंकि इंडिया से एक्सचेंज लॉस को भी ट्रीट करने को दे रहा है आपको। अगर लॉस हुआ है तो आप उसे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान सकते हो एसेट की कैपिटलाइजेशन के लिए। वो हुआ है टोटल 1,08,000 का बोरिंग कॉस्ट हुआ है एज पर इंडिया 23। ठीक है, 23 के हिसाब से आपकी इतनी बोरिंग कॉस्ट है। लेकिन रुको, ये वाली जो 1,08,000 है वो किसको एक्सीड करेगी? नहीं करेगी। डज नोट एक्सीड, कौन सी वाली अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगी? इफ लोन एक्सीड बोरोइंग कॉस्ट को, इफ लोन इज टेकन इन फंक्शनल करेंसी, अगर मेरा फंक्शनल करेंसी में ही लोन लिया होता तो ये उसको एक्सीड नहीं करेगा। गॉट इट? तो बताओ फंक्शनल करेंसी में कितना लोन आपने लिया हुआ था? आपने $20,000 लिए थे। सी, आपने कितने लिए थे? $20,000 लिए थे 1 अप्रैल को, जिस दिन आपको 45 रुपये के हिसाब से कितने मिले होंगे 20,000 इंटू 45, यानी कि 9 लाख रुपए का आपने लोन लिया था यूएस में। ओके, और क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थी ना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थी वो 11% की इंटरेस्ट रेट थी और वहाँ पे आपको सिर्फ 5% की इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे 11% की रेट से आप मल्टीप्लाई करो तो 9 लाख इंटू 11% यानी कि 99,000 रुपीज़ का आपको क्या पड़ता, इंटरेस्ट पड़ता, अगर आपने इंडिया में ही लोन लिया होता। लेकिन अब कितना रुपए पड़ रहा है आपको? 1,08,000 रुपये। तो आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो? सिर्फ 99,000 कर सकते हो। तो डिफरेंस कितना बचा? 9,000 रुपये का है, वो किस में जाएगा? आपका पीएनएल में चला जाएगा इमीडिएटली। समझ गए? और वहाँ पे आप क्या करोगे? इसको राइट ऑफ करोगे। समझ गए? ये था नॉर्मल। तो सी, इनको 48,000 रुपये आज की डेट में लगेगा इंटरेस्ट की कॉस्ट। ओके, 99,000 अगर इंडिया में लोन लेते तो कॉस्ट आती, राइट? तो कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है? 51,000। तो 60,000 इनका क्या आ रहा है? एक्सचेंज लॉस आ रहा है, लेकिन 51,000 तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बचा हुआ 9,000 कहाँ जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा और ये 51,000 क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो टोटल कितना होगा? 99,000 ही अलाउड होगा। समझ में आ गई बात? 9,000 विल बी एक्सपेंस्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अभी अपन चलते हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपने फंड्स बोरो किए थे फॉरेन बोरोइंग्स में एंड आपको एक्सचेंज लेस हुआ था, तो बताओ आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जैसा कि मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, आपको अप्रैल 2001 का डाटा दे रखा है, आपको 31/3/2 का डाटा दे रखा है। ओके, और आपको 31/3/3 का डाटा भी दे रखा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये है कि आपका पहले आपने ये जो अपन ने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की अकाउंटिंग देखी थी ना, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 11 नंबर है ना। हाँ, एक्सचेंज डिफरेंस की अकाउंटिंग ये आपसे पूछ रहा है। ओके, एक्सचेंज डिफरेंस आपको आया है तो उसकी अकाउंटिंग ये यहाँ पे पूछने वाला है आपसे। तो सी, यहाँ पे एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट टाइम, ठीक है,
फर्स्ट टाइम एक्सचेंज डिफरेंस आता है या फिर आपका सब्सिक्वेंट एक्सचेंज डिफरेंस आता है। अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट टाइम जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उस टाइम आपको गेन हुआ होगा, ओके, या फिर आपको लॉस हुआ होगा। तो गेन को तो हम पूरा से इग्नोर करके चलते हैं, मतलब इसकी तो कोई अकाउंटिंग हुई नहीं होगी। लॉस होता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं, पीएनएल में रिटर्न ऑफ कर देते हैं, राइट। अभी वो सब्सिक्वेंटली अगर मान लो मेरे को क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली मुझे या तो गेन हो रहा है या फिर मेरे को लॉस हो रहा है। सी, अगर पहले गेन था तब तो मैंने कोई अकाउंटिंग ही नहीं की, तो बताओ गेन के केस में अब वापस से गेन हुआ तो अभी भी मैं इग्नोर कर दूंगा, ओके। तो गेन के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेन चीज़, अगर गेन के केस में फिर से गेन हो रहा है तो इग्नोर हो जाएगा। पहले मैंने गेन बुक भी नहीं किया था, अब लॉस हुआ है तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा, पीएनएल में ही चला जाएगा, ओके। अब पहले भी लॉस था, अभी भी लॉस हुआ है तो भी पीएनएल में ही जाएगा। लेकिन ये सर्कमस्टांसेस अपन को देखनी है कि पहले मैंने लॉस बुक कर लिया और अब मेरे को गेन हो गया। तो अगर पहले मैंने लॉस बुक कर लिया, मैंने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया अमाउंट, और अब मेरे को वापस से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ओके, ठीक है। और अगेन ये दोनों ईयर अलग होने वाला है, ये फर्स्ट ईयर है, ओके, और ये फिर आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी ईयर आपका होगा वो वाला ईयर होगा। तो अब इन दोनों के कारण इम्पैक्ट क्या आएगा, ये बोल रहा है कि पहले साल एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ईयर में आपने लॉस बुक किया, ओके, एंड थर्ड ईयर के अंदर जाके है वो पैसा क्या हो गया, गेन में कन्वर्ट हो गया। क्यों, इस टाइम जो मान लो आपने बोरो की थी वो 50 रुपये डॉलर में की थी, यहाँ पे आपका 48 यहाँ पे आपका 52 रुपये डॉलर हो गया था, लेकिन अब आपका 48 रुपये डॉलर हो गया। तो एक तरह से आपको यहाँ पे अब 2 रुपये कम पे करना पड़ेगा, किसको, पार्टी को। तो यहाँ पे आपको गेन हो गया। तो अब ये इंडेस बोलता है कि ठीक है, अगर आपको गेन हो रहा है तो आपने जो अर्लियर लॉस बुक कर रखा है उसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। लेकिन कैसे करोगे, इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है कि आप इतनी अमाउंट को रिवर्स करोगे। कितनी अमाउंट, आप ये कहोगे कि आपका एक्सचेंज गेन कितना आया है सबसे पहले तो, ठीक है, आपका एक्सचेंज गेन कितना आया है, और ठीक है, सेकेंड थिंग कि जो भी आपका एक्सचेंज लॉस था पहले ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ठीक है, वो वाला अमाउंट आप प्रोपोर्शनेट कर दोगे किसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय अ लोन वैल्यू ऑन करंट डेट डिवाइड बाय टोटल लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज लॉस। मतलब जब आपने ये एक्सचेंज लॉस बुक किया था ना, जब आपने एक्सचेंज लॉस बुक किया था एग्जांपल के लिए फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में कितना आपका लोन बाकी था वो वाला अमाउंट आप यहाँ लिखोगे, एंड आज की डेट में कितना, जब आप एक्सचेंज गेन बुक कर रहे हो तब आपका लोन कितना बाकी है। क्योंकि ये हो सकता है ना कि आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट भी रीपे करते आ रहे हो तो आपकी लोन की वैल्यू रिड्यूस हो गई हो, तो जो एक्सचेंज गेन हुआ है वो आपको इस वाले लोन के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो आप इतना ही अमाउंट, मतलब आज की डेट में जो लोन की वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल लोन करोगे तो एक प्रोपोर्शनेट आ जाएगा, उतना ही एक्सचेंज लॉस को आप रिवर्स करोगे, ठीक है। तो ये वाला अपन को फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी इस क्वेश्चन में चलते हैं, मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया है। सी क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला है कि एक एंटिटी है उसने बोरो किया है फंड्स को फंक्शनल करेंसी में यानी कि INR में, मतलब कैन बोरो, कैन मतलब कि वो कर सकते अगर चाहे तो इंडियन के अंदर INR के अंदर कितना है 12% की रेट है, और या फिर वो क्या कर सकती है USD के अंदर कर सकती है जहाँ पे उसको कितना बढ़ रहा है 4% का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, राइट, ऑन 1 अप्रैल 2001। और इस दिन जो रेट जो है वो कितनी है, ₹40 है, ओके। द इक्विवेलेंट अमाउंट इन फॉरेन करेंसी इज़ 40,000 रुपये। तो अगर वो इंडिया में लेता तो कितने की 40,000 को इसको पड़ती, तो मतलब कि एक तरह से कितने $US की बात चल रही है यहाँ पे, $1,000 की यहाँ पे बात चल रही है, ग्रेट। अब ये बात कब की थी, 1 अप्रैल 2001 की। अब बात है 31/3/2002 के ऊपर। इस दिन की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी हो गई है, एक्सचेंज रेट यहाँ पे कितनी हो गई है, ₹50 हो गई है। मतलब कि ये जो रेट थी वो देखो कितनी इंक्रीज़ हो गई, ₹10 से इंक्रीज़ हो गई। अब इंक्रीज़ हो गई तो इसके पहले मान लो $1,000 पे लाइबिलिटी थी 40 रुपये से, अब 50 से हो गई, तो बैठे बैठे 1000 × 10 10,000 का इसको चुनना लग गया,
ठीक है। 10,000 का क्या हो गया, इसको एक्सचेंज लॉस हो गया है। एक्चुअल में नहीं है, नोशनल है, लेकिन 10,000 अगर वो आज की डेट में पेमेंट करे तो उसे 10,000 रुपये एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो लोन है तो अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एक तो 1 अप्रैल को अकाउंट फॉर करेंगे, अब 31/3 को भी करेंगे, साथ साथ में उस पर इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, 4% की रेट। तो 4% से $1,000 के ऊपर कितना आएगा, $40 का वो पेमेंट आएगा। $40 का पेमेंट कितना होगा, 50 रुपये के हिसाब से 40 × 50 यानी कि 2,000 रुपये के अराउंड है वो यहाँ पे पेमेंट होगा। लेकिन अगर वही वो इंडिया में करता तो कितना रुपए की लाइबिलिटी आती है इसकी टोटल, 40,000 × 12% यानी कि 12 चौको 48, 4,800 रुपये की लाइबिलिटी आती। ये सिर्फ अपन क्या कह रहे हैं, अपन बैठे बैठे 31/3 को सोच रहे हैं सारा कुछ डाटा, ठीक है। 31/3 को अपन यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो लोन लिया, ओके, जो मैंने लोन लिया, ओके, उसके ऊपर मैंने फॉरेन से लोन लिया था, यूएस से लोन लिया था, उसके कारण है यूएस से जो मैंने लोन लिया उसके कारण 10,000 को तो मेरे का एक्सचेंज का चूना लग गया और 2,000 रुपये का मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया, ओके। और बिकॉज एक्सचेंज लॉस भी अलाउड है बोरोइंग कॉस्ट में, तो बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो रही है, 12,000 रुपये की बोरोइंग कॉस्ट हो रही है। कब, 31 मार्च 2002 को, जबकि वही मैं इंडिया से रुपये लेता तो मेरी सिर्फ 4,800 रुपये की बोरोइंग कॉस्ट आती, राइट। ये 31/3 को बैठ के सोचा। तो अब बताओ, इंडिया 23 रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो मैक्सिमम वो यहाँ पे कितना कैपिटलाइज कर सकता है, 4,800 का कर सकता है। तो जो बैलेंस अमाउंट है जो बैलेंस है वो कितना बचा, यहाँ पे 12,000 में से 4,800 चले गए तो 7,200 ये उन्होंने क्या कर दिए होंगे, पीएनएल में एक्सचेंज लॉस बुक कर दिया होगा, राइट। अब आती है 31/3 की कहानी। ये इन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट किया होगा 31/3 का, राइट। अब 31/3 पे क्या होता है, ये कहता है कि एक्सचेंज रेट जो है 31/3 को वो कुछ इस तरह से है, या तो वो 48 आ जाती है या 44 आ जाती है या फिर 44 हो जाती है, लेकिन पार्ट ऑफ द लोन के लिए। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहला केस 1 लेता हूँ मैं, जहाँ पे ये 48 रुपीज़ आ जाती है। अगर ये फर्स्ट केस, अगर जो एक्सचेंज रेट है वो आपकी कितनी आ जाती है, 48 रुपीज़। सी, पहले मेरी कितनी यहाँ पे बुक हुई थी, 50 रुपये के हिसाब से, अब मेरी कितनी आ गई है, 48 रुपीज़। तो ऑल ओवर मेरा यहाँ पे 2 रुपये पर डॉलर पे सेविंग हुआ है। टोटल लोन कितना था, 1,000 का, तो मतलब कि मेरा 2,000 रुपये का यहाँ पे मेरे को क्या हुआ है, गेन हुआ है, ओके। अब बताओ यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था ऊपर, फॉर्मूला देखो ये रहा, ये आपके सामने फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला क्या है, ये वाला, सी, या तो एक्चुअल एक्सचेंज गेन जो कि इस केस में आपको कितना है, 2,000 रुपये, ओके, या फिर एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हुआ था आपको एक्सचेंज लॉस, 12,000 रुपये का, नहीं सॉरी 10,000 का, ओके, मल्टीप्लाई बाई, लेकिन 10,000 का पीएनएल में गया था क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे 10,000 लेंगे या 7,200, चलो देख लेते हैं अभी साथ साथ में, ठीक है। लोन वैल्यू क्या थी करंट डेट को, मैं मानता हूँ कि कुछ भी रीपेमेंट नहीं हुआ तो $1,000 था और पहले कितना बाकी था, $1,000 ही था, तो इसका तो नील इफेक्ट आ जाएगा, ओके। तो कितना जो एक्चुअल में एक्सचेंज लॉस हुआ है वो, या फिर एक्सचेंज केस गेन, दोनों में से जो भी लोअर होगा, तो लोअर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,000 ही आ रहा है, तो पहले केस में पूरा का पूरा 2,000 रिवर्स हो जाएगा, राइट। दूसरे केस के अंदर अगर 44 रुपये आ जाता है, 44 रुपये आने से इनको 6 रुपये का फ़ायदा होता है, कितने का, 6 रुपये का, 6 रुपये का अगर इनको फ़ायदा होता है तो 6 रुपीज़ इंटू $1,000 यानी कि 6,000 का फ़ायदा होता है, ओके। तो अगेन यहाँ पे भी मैं सिर्फ 6,000 ले लूँगा। लेकिन अब अगला जो केस 3 है ना, यहाँ पे ये क्या बोलता है कि 2003 को रेट तो है 44 रुपये, ग्रेट, यानी कि 6,000 का ही एक्सचेंज गेन आएगा, 6,000 का नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द लोन यानी कि $600 है वो 31/3 को ही इन्होंने रीपे कर दिए थे, तो 31/3 को ही रीपे कर दिए थे तो उतने का तो पेमेंट हो गया। तो अभी इनके पास कितने, सिर्फ $400 है, तो $400 पे कितने का गेन हुआ इनको, 2,400 का गेन हुआ।
तो एक्सचेंज गेन कितने का हुआ, 2400 का यहाँ पे हुआ। एंड ओके, 2400 का यहाँ पे हुआ। लोन आउटस्टैंडिंग कितना आज की डेट में, $400 है, जबकि पहले कितना था, $1000 था। ओके, तो यहाँ पे 40% का रेशियो आ गया। अब एक्सचेंज लॉस कितना रिकॉग्नाइज किया था आपने, ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज किया था, 10,000 लेंगे या 7,200, सी यहाँ पे। अब अपन एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, जो आप एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट इज़ 2400, ये हमारा एकदम एक्यूरेट है। जो अनरियलाइज एक्सचेंज लॉस ऑफ अर्लियर ईयर है वो कितना लिया इन्होंने कि $400 पे 50 × 40 का कितना डिफरेंस आया है, यानी ₹10 का पूरा लिया है। तो यानी कि आपको 7,200 जो PNL में एक्चुअल में गया वो ना लेके ये 10,000 वाला अमाउंट लेना है। ओके, क्या लेना है, 10,000 वाला पूरा अमाउंट लेना है। तो 10,000 वाला पूरा अमाउंट लोगे तो 10,000 × 400 डिवाइड बाई 1000, यानी कि यहाँ पे कितना डॉलर आने वाला है, $4,000 आने वाला है। तो $4,000 और $2400 विच एवर इज लोअर, 2400 लोअर है। तो 2400 का पूरा इनको क्या मिल जाएगा, एक्सचेंज गेन को आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो PNL में। ओके, ऐसा होना चाहिए ना कि एक्सचेंज गेन कितना हुआ, ₹2400 का। एंड अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस कितना है, 4,000 का है। ओके, आउट ऑफ विच 1120 जो है, यानी कि 400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 2800। अब 2800 यहाँ पे क्या है, ठीक है, वो बोरिंग कॉस्ट में चार्ज हो चुका। मतलब ये बोल रहा है कि टोटल है ना, सी इनको एक्सचेंज लॉस टोटल कितना हुआ, 44 रुपये की रेट थी। कब, यहाँ पे सी, यहाँ पे 31/3/2003 को 44 रुपये की रेट है। ओके, और 31/3/2 को रेट क्या थी, वो थी हमारी 48 रुपये। तो मैंने 48 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी 2000 का क्या कर रखा है, एक्सचेंज गेन बुक कर रखा है। ओके, और अभी भी मेरा कितना आ रहा है, 2400 का एक्सचेंज गेन हो रहा है। ओके, 2400 का ही आ रहा है ना कि 2800 का आ रहा है, सी यहाँ पे 31/3/2 को इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये हैं। ओके, 10,000 का टोटल लॉस था, 2,000 रुपये जो थे वो इनकी बोरोइंग कॉस्ट माने जाएंगे। एंड हैड द एंटिटी बोरोड इन फंक्शनल करेंसी, तो उस टाइम पे इनकी 4800 आती। तो टोटल 4800 की ही बोरोइंग कॉस्ट हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ की है। आई कितनी थी इनकी टोटल, 12,000, लेकिन रिकॉग्नाइज़ कितनी की हमने, सिर्फ 4,800 रुपये। ओके, अब इसमें से कितना अमाउंट, 2,000 तो इंटरेस्ट वाला था, और एक्सचेंज लॉस कितना अलाउ हुआ था, 2800 का एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज हुआ था यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो PNL में कितना गया था, सिर्फ 2800 का ही एक्सचेंज लॉस गया था। ओके, अब 2800 का अगर यहाँ पे गया था, ओके, इंटू 400 डिवाइड बाई 1000 करो, 2800 इंटू 4 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या आया, 1120 का अभी इनको क्या मिल जाएगा, 1120 और 2400, तो 1120 का ही इनका एक्सचेंज लॉस आएगा। ओके, ये एक बार देख लेना, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तब जाके होता है। वही 31 मार्च 2003 को बोलूँ तो 31 मार्च 2002 को है वो 50 रुपीज़ थी, और इसके कारण इनकी बोरिंग कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज होगी, सी यहाँ पे अगेन $1,000 पे। ये 2000 तो आपके किसका था, एक्सचेंज गेन था, राइट, 31 मार्च 2002 को, और वही 2800 आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनेट, जो PNL में एक्चुअल कितना गया है 2800, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमेशा 2800 वाला अमाउंट आएगा, ना तो 10,000 वाला, ना 7200। मतलब कि जितना बोरिंग कॉस्ट आपको अलाउड हुआ है ना, जो बोरिंग कॉस्ट अलाउड हुआ है वो वाला PNL में गया, वो वाला नहीं, बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी कितनी रिकॉग्नाइज किया है, यानी कैपिटलाइज किया है आपको ऑलरेडी। कैपिटलाइज आप वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्सचेंज लॉस जो आपने कैपिटलाइज किया वो मल्टीप्लाई बाय ये और ये। ओके, तो ये है आपका 1120 आपका बोरिंग कॉस्ट का पास हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1120 का एडजस्टमेंट होगा अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा बोलता है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये भी अगेन एक गुड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे भी मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, मतलब अभी वाले बोरिंग कॉस्ट के ना ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, 10th भी अच्छा था, 11th भी अच्छा है, 12th भी अच्छा है। ओके, 13 भी अच्छा ही है, 14 भी अच्छा ही है। सी इसमें मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है इस कहानी के अंदर। इस कहानी के अंदर है ना, एक पेरेंट कंपनी है। ओके, उसके 3 कंपनीज है। ओके,
पहली कंपनी कौन सी है, वो है रियल इस्टेट की कंपनी। दूसरी कंपनी किसकी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। और तीसरी कंपनी कौन सी है, फाइनेंस कंपनी है। ओके, ये पेरेंट कंपनी है। ओके, इनकी 3 कंपनीज है, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस कंपनी। अब इनका काम क्या है, फाइनेंस कंपनी है ना, वो सबको फंड्स डिप्लॉय करके देती है। ओके, फाइनेंस कंपनी क्या करती है, फंड्स डिप्लॉय करके देती है। जो रियल इस्टेट कंपनी है ना, वो क्या करती है, वो प्रोजेक्ट्स लेके आती है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, वो उनके ऊपर वर्क करती है। ओके, ये इसका डाटा है। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन में आपको 2 एंगल से देखना है, एक तो एसएफएस के एंगल से, यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हो। ओके, अब पेरेंट कंपनी है उसकी कोई भी, अब आपको ये तो पता होगा ना कि एसएफएस मतलब कि अपन रियली अलग अलग कंपनी लेवल पे सोचेंगे, लेकिन जब भी मैं सीएफएस बनाऊंगा तो मैं इसके पर्पज से सोचूंगा। और इसके लिए ये तीनों कंपनी बस ये तो नाम के लिए एक दिखावा है, इसके लिए है वो रियल मेरे को देखना है कि क्या मेरी जनरल बोरिंग है, क्या मेरी स्पेशल बोरिंग है, और कितनी मेरी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। गॉट इट। पेरेंट कंपनी जो है ना, उसकी कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, इसकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। ओके, बस ये मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। फाइनेंस एक्टिविटीज़ एंड कैश मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेटली सेंट्रली रहे। फाइनेंस कंपनी है वो एक व्हीकल है जो कि ग्रुप में फाइनेंस को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सारी एंटिटीज़ है, मतलब कि लोन ये लेती है बाहर से लोन लेने की बात आएगी ना, पैसा लेने की बात आएगी तब ये लेगी लोन। ठीक है, कौन, फाइनेंस कंपनी। और वो फिर आगे कंस्ट्रक्शन कंपनी और रियल इस्टेट कंपनी को दे देगी, राइट, पैसा। ये था इनका फाइनेंस कंपनी का रोल। ऑल एंटिटीज़ इन ग्रुप है वो इंडियाज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट आपके करंट पीरियड के लिए, जो कि 2001-2 है। दैट इज़ कि जो रियल इस्टेट कंपनी है उसकी बोरिंग्स 10 लाख रुपीज़ है, जिसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है, 7% पर एनम की इंटरेस्ट रेट है। कितनी रेट है, 7% पर एनम। इन्होंने कितने किया है, 10 लाख की बोरिंग किया है। किसने, रियल इस्टेट कंपनी ने। ओके, अब ये बताओ जनरल बोरिंग है या स्पेशल है। मैं तो जनरल ही मान के चल रहा हूँ अभी तक, जब तक कि आगे नहीं बोलता। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट है वो 15,40,000 का हुआ है। 10 लाख का इन्होंने बोरिंग किया हुआ था, क्वालिफाइंग असेट के ऊपर 15,40,000 लगाए हैं। क्वालिफाइंग असेट के ऊपर कर रहे हो मतलब कि ये कैपिटलाइज होगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा। ओके, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो परफॉर्म किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, एंड अमाउंट है वो इन्वॉइस कर दी जाती है रियल इस्टेट कंपनी को 10% के मार्जिन के ऊपर। तो यानी कि अगर इसने 15,40,000 का खर्चा किया है, ये एसेट तो इसने बनाई नहीं होगी रियल इस्टेट कंपनी ने, ये तो किसने बनाई होगी, ये तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई होगी। किसने, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको बनाया होगा, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रियल इस्टेट कंपनी को हैंडओवर कर दिया। ओके, अब रियल इस्टेट कंपनी को हैंडओवर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा, सी। रियल इस्टेट कंपनी को है वो 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे, तो 15,40,000 का अगर किया है तो अपन को तो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट देखना है। तो ये कितना है मेरा, 110% के इक्वल है, मतलब कि 100% प्लस 10% इंटू 100। तो 15,40,000 डिवाइड बाई 110% करूँ तो ये मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, 14 लाख रुपए है वो मेरा क्या आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। राइट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी को मतलब कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी करता हूँ मैं, यहाँ पे रियल इस्टेट कंपनी करता हूँ मैं, और यहाँ पे फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे 14 लाख का प्रोजेक्ट इसने बनाया, ठीक है, और इसको 15,40 में दे दिया। तो इसको तो मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूँ, इसने 14 लाख बनाया तो इसके लिए ये क्वालिफाइंग असेट है। ओके, और इस पर इसकी जो भी बोरोइंग कॉस्ट आई होगी वो ये कैपिटलाइज करेगी, राइट। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि असेट का जो इसने किया है तो ये कैपिटलाइज करेगी कंस्ट्रक्शन कंपनी 14 लाख की एक असेट। ओके, लोन क्या ले रखे हैं दोनों ने, अभी तक इसकी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन इसने 10 लाख के अराउंड लोन ले रखा है। ठीक है, कितने परसेंट रेट है,
7% का। ग्रेट, अपन को यहाँ तक का ये डाटा एनालाइज हो गया अभी। अब सेकेंड चीज़ में चलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई बोरिंग नहीं कर रखी है, लेकिन इसने फाइनेंस किया 10 लाख का एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट पे, जो कि ये अपने कैश रिसोर्सेज से इसने पे किया है। मतलब कि जो ये क्वालिफाइंग असेट थी, इसके ऊपर इसने 10 लाख का खर्चा किया है, वो अपने कैश रिसोर्स से पे किया है। तो इसके लिए कोई लोन नहीं है, यहाँ पे 0 लोन है, यहाँ पे इसका 1 लोन हो गया है। ओके, अब जो फाइनेंस कंपनी है उसने 20 लाख का लोन लिया है 7% पे। कितने का? 20 लाख का लोन @7% पर एनम एक्सटर्नली एंड इशूड ए लोन टू पेरेंट कंपनी। और अब इसने क्या किया है, ये जो 20 लाख है, ओके, ये जो 20 लाख का इसने लोन लिया है, इसने ये यहाँ पे 20 लाख का लोन जो है वो पेरेंट को दे दिया है। ओके, और पेरेंट फिर क्या करेगा, इनको फंड्स प्रोवाइड करेगा, राइट। तो पेरेंट को कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं @8% के ऊपर। 7 पे लिया और 8 पे पेरेंट को दे दिया। पेरेंट कंपनी ने जो फाइनेंस कंपनी से लोन मिला था उससे एक नई सब्सिडरी एक्वायर करी। तो क्या ये क्वालिफाइंग असेट है? नहीं है। ओके, नो क्वालिफाइंग असेट इसके पास नहीं है। एंड पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कोई भी लोन इशू नहीं किया है अदर एंटिटीज़ को। ओके, तो आपको बताना है कि कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द 4 एंटिटीज़ इन करंट रिपोर्टिंग में पीरियड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में 4 एंटिटीज़ हैं। ओके, फाइनेंस कंपनी और यहाँ पे पेरेंट और लिख लो सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ 14 लाख का एक ये कंस्ट्रक्शन हुआ है और 10 लाख का इसने क्वालिफाइंग असेट के ऊपर एक और खर्चा किया है। ओके, रियल इस्टेट ने क्या कर रखा है, बोरिंग कर रखा है। ओके, कितने का? 10 लाख रुपए का। फाइनेंस कंपनी का बोरिंग तो है, लेकिन क्वालिफाइंग असेट है क्या? कोई नहीं है। क्वालिफाइंग असेट इसके पास है। ओके, क्या फाइनेंस कंपनी के पास में है? नहीं है। क्या पेरेंट के पास में है? नहीं है। ओके, ये मैं सिर्फ किस एंगल से सोच रहा हूँ अभी? एसएफएस के एंगल से सोच रहा हूँ, मतलब मैं सबको अलग अलग कंपनी मान रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो सी कि फॉलोइंग क्या होगा, फाइनेंस कंपनी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है क्वालिफाइंग असेट्स पे, तो कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, रियल इस्टेट कंपनी जो है उसने 10 लाख का लोन लिया था 7% पर एनम पे। वो पेमेंट इसने किसको किया होगा? जो 10 लाख का पेमेंट है वो ये 14 लाख को पेमेंट किया होगा। ओके, तो 14 लाख में से 10 लाख ये भी होगा, तो इसके पास में भी क्वालिफाइंग असेट तो है। ओके, और इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी इसकी? 70,000 रुपये का इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। ओके, 10 लाख इंटू 7%। ओके, यही यहाँ पे बोला है कि 10 लाख के ऊपर रियल इस्टेट कंपनी को जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो कितने की? 70,000 की आ जाएगी। ओके, वही बात मैं करूँ हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में है ना क्वालिफाइंग एसेट तो थी जिसके ऊपर इसने काम किया, लेकिन इसके पास में कोई लोन ही नहीं था। जब कोई लोन ही नहीं था तो कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं थी, तो कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ही नहीं है कि जो कि इनकर की हो, इसलिए ये कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकती। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देख रहा हूँ। अगेन पेरेंट ने ले रखा है, वो इन्होंने आगे सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया है, तो इसके भी कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाऊँ तो सिर्फ मेरी बोरोइंग कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी? 70,000 रुपये की होगी, राइट। अब गेम चालू होगा नया, जो कि बात करता है CFS के बारे में। CFS को अगर मैं ध्यान में रख के चलूँ तो मतलब कि चारों कंपनीज क्या है? एक ही कंपनी है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ एंड इसको भूल जाओ, और ये सब बन के क्या हो गई है? ये एक पेरेंट कंपनी है। ओके, तो पेरेंट कंपनी ने है वो देखो 14 लाख की एक क्वालिफाइंग असेट है इसके पास में, 10 लाख की एक क्वालिफाइंग असेट है। ओके, और लोन कितने हैं? 10 लाख का एक लोन है 7% के ऊपर, और 20 लाख का एक लोन है 7% पे। अब ये 8% पे दिया, ये इग्नोर करो। ओरिजिनल जो बाहर वालों से ट्रांजेक्शन कितने हैं? 2 तो ये असेट है और ये वाली अमाउंट इनकी इंटरेस्ट की है। तो सी 10 लाख पे 7% यानी 70,000 का तो ये हो गया। ओके, 20 लाख पे 7% यानी 1,40,000 का ये हो गया, और 14 लाख और 10 लाख का
इनका क्वालिफाइंग एसेट है। तो सी यहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरी जनरल बोरिंग कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगी, इनकी कैपिटलाइजेशन रेट होगी इनकी 70K प्लस 140K डिवाइड बाय, ये मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, डिवाइड बाय मेरा कितना फंड था, 10 लाख का एक ये लोन था और 20 लाख का एक ये लोन था, यानी कि 30 लाख का मेरा टोटल लोन था। ओके, तो परसेंटेज कितना आया, मेरा आया 70 प्लस एक 40 डिवाइड बाय 30 लाख, यानी कि 7% की ही इंटरेस्ट रेट आ गई है। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब पहले भी 7 ही थी दोनों की, इंडिविजुअल भी अभी भी 7 आई है। सो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना हुआ इनका टोटल, यहाँ पे निकल के आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे रियल में खर्चा कितना हुआ, एक तो 14 लाख का हुआ, तो 14 लाख इंटू 7%, यानी कि 98,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया, और एक 10 लाख का खर्चा हुआ, ये भी 7%। लेकिन ये हुआ कब है, एक बार ये देख लो डिटेल्स। 10 लाख का क्वालिफाइंग एसेट पे हुआ है, इसने कैश से किया, ये डजेंट मैटर, पेरेंट ने तो इसको कैश दिया है ना, वो तो लोन पे लिया हुआ ही था, तो जनरल बोरिंग्स में हम हमेशा इसको कंसिडर करेंगे। 10 लाख पे 7% यानी कितना हुआ, 70,000 ही होता है ना, 10 लाख इंटू 7% यानी 70,000, तो 70,000 प्लस 98,000 यानी कि 1,68,000 का यहाँ पे हमारा कैपिटलाइजेशन निकल के आता है इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो सी यहाँ पे कितना आया, 1,68,000 का कैपिटलाइजेशन आ गया टोटल CFS के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अपन ग्रुप लेवल पे सोचते हैं, तो ग्रुप लेवल पे उन्होंने टोटल बोरिंग्स कितनी कर रखी थी, सिर्फ ये वाली उनकी ग्रुप लेवल पे बोरिंग्स थी, ये वाली पार्ट। ओके, ये वाला ग्रुप लेवल पे बोरिंग्स था, और ग्रुप लेवल पे क्वालिफाइंग एसेट ये थी, तो इनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ था, तो इस पर अपन को इंटरेस्ट की रेट निकालनी है। राइट, समझ आ गया होगा आपको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या होता है प्रश्न नंबर 13 के अंदर, हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय द बोरोइंग्स इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट। ये बोल रहा है कि क्वालिफाइंग जो एसेट थी ना, उनको जो फंडिंग मिली थी, मतलब जो पैसा उनके अंदर लगा हुआ था, वो बॉन्ड्स से मिला था, और वो बॉन्ड्स ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर थे। तो डिस्काउंट भी एक पार्ट है हमारा, कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है, तो होगा नो डाउट। और यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, कि 10% के बॉन्ड थे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इनकी 13.39% लगी थी, तो इतने अमाउंट्स हमको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो सी अभी पढ़ते हैं, वाई लिमिटेड ने इशू किया एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 10%, जिसकी इंटरेस्ट पेड एनुअली है, एंड जिसकी मैच्योरिटी जो है वो पीरियड ऑफ 4 ईयर्स है, मतलब कि 4 साल में मैच्योरिटी है। सी अब अपन को यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ देखनी है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग्स है या जनरल बोरिंग्स है। वाई लिमिटेड ने, ठीक है, ये ईयर 1 मान लो, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, एंड ये ईयर 4 है हमारा। ओके, और इस टाइम पे इनकी जो हर साल की इंटरेस्ट रेट है, ओके, और यहाँ पे ईयर 0 भी ले लो, ओके, ये 10% है, लेकिन इफेक्टिवली करें ना तो वो 13.39% की आएगी। ओके, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू थी। ओके, और इनको मिले कितने थे, डिस्काउंट पे इशू हुए थे ये 10% डिस्काउंट, तो इनको मतलब 2 लाख माइनस 10% आप करोगे तो 1,80,000 के अमाउंट ही इनको मिली थी, और इनकी पेमेंट की ऑब्लिगेशन कितनी है यहाँ पे, 20,000 की, 20,000 की, 20,000 की, एंड 2,20,000 की यहाँ पे पेमेंट की ऑब्लिगेशन है। और इसीलिए जब 1,80,000 को इन सब के इक्वल किया तो 13.39% की है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल के आई। ओके, ये कैसे आती है, ये IRR से आती है। IRR कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा कैश इनफ्लो हुआ था ना, ये वो वाली रेट होती है जिसमें कैश इनफ्लो हमारा कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाता है। जहाँ पे हमारा कैश इनफ्लो जो है वो मेरा कैश आउटफ्लो के इक्वल हो जाता है,
वो वाली जो इंटरेस्ट रेट होती है यहाँ पे 1,80,000 जो है ना वो हर महीने हर साल 20-20 हज़ार और लास्ट में 2,20,000। तो ये जो भी टोटल कैश आउटफ्लो है अगर ईयरली मैं इस पर इंटरेस्ट रेट चढ़ाऊँगा तो जिससे नील वैल्यू मेरी हमेशा जीरो आएगी, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं IRR। तो वो IRR यहाँ पे क्या निकल के आई है 13.39%। ओके तो बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट को ये कैपिटलाइज करेगा। तो सी एज पर स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो ये बोलता है कि बोरिंग कॉस्ट के अंदर है ना वो सारी कॉस्ट आती है जो कि आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मेथड से कैलकुलेट किया है। क्योंकि बोरिंग कॉस्ट के अंदर जब अपन पहली बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट जो भी आपकी बोरोड फंड्स के रिगार्डिंग हुई है वो सारी आपकी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होती है। तो यहाँ पे ये अदर के अंदर डिस्काउंट भी कवर हो गया। फर्दर जो कैपिटलाइजेशन है बोरोइंग कॉस्ट का वो सीज हो जाएगा वेयर सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग असेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल वो कंप्लीट हो जाती है। तो थस ओनली दैट पोर्शन ऑफ अमोर्टाइज डिस्काउंट शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट्स विच रिलेट्स टू द पीरियड ड्यूरिंग द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। लेकिन अपन कैपिटलाइज कितना करेंगे जहाँ पे हमारा कमेंसमेंट डेट है, कमेंसमेंट डेट से लेके जिस दिन हमारा कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगा। सीज होने की कंडीशन क्या थी, या तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, या फिर हमारी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होनी खत्म हो गई है। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो वहाँ पे हमारा कैपिटलाइजेशन सीज कर जाता है। तो इस दिन तक का जितना भी हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करके कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट हम क्या करने वाले हैं, कैपिटलाइज करने वाले हैं। ओके तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पे एक डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला कि इन्होंने ना 10% का इश्यू किया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी 4 साल की मैच्योरिटी है, बहुत अच्छी बात है। 2 लाख का था, 10% डिस्काउंट में था, ठीक है। लेकिन अब इसने यहाँ पे बोल दिया कि जो क्वालिफाइंग असेट जो है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो क्वालिफाइंग असेट है वो रेडी हो जाएगी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो 2 सालों में ये इंटेंडेड यूज़ के लिए रेडी हो जाएगी। तो 2 सालों का यहाँ पे खर्चा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये, सॉरी 1,80,000 पहले ईयर के लिए इंटू 13.39% पहले ईयर के लिए हो जाएगा ये। तो 1,80,000 इंटू 13.39% यानी कि 24,102 का पहले साल का खर्चा हो जाएगा। दूसरे साल का कितना होगा, इसमें मैं ये प्लस करके -20,000 कर दूंगा, तो ये आएगा 1,84,102 मल्टीप्लाई बाई 13.39%, ये आया मेरा 24,651 रुपये। ओके तो 24,651 प्लस 24,102 ये आ गया मेरा 48,753 रुपये है वो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। ओके अब सी यहाँ पे बोला है कि अमाउंट कितना है, तो 48,753 मैंने अभी निकाला आपके सामने, और सी ये 48,753, बस ICI ने क्या है पूरी टेबल बना दी। ओपनिंग आपका 1,80,000 था, उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना चढ़ेगा, उसमें फिर आपका 20,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा। ओके एंड बैलेंस इतना बचेगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस पे ये इतना, तो ये दोनों का टोटल जो है वो 48,753 आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी बस। अब बचता है अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा निका लिमिटेड का है। निका लिमिटेड ने ना एक टर्म लोन ऑब्टेन किया है 6,20,00,000 का, बहुत अच्छी बात है, फॉर ए कंप्लीट रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री। बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट रिनोवेशन यानी कि ये इनका कैपेक्स होने वाला है। ये सिग्निफिकेंट चीज़ में आता है क्वालिफाइंग असेट का, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी कंप्लीट रिनोवेशन है तो ये आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है वो अक्वायर्ड हुए थे अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हुई थी 30 अप्रैल 2012 को। सी 1 अप्रैल को काम चालू हुआ और 30 अप्रैल तक गया है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा है, तो एक सिग्निफिकेंट टाइम है, तो अगेन ये क्वालिफाइंग असेट बन गई है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितना है 13 मंथ्स के लिए ये यूज़ हुआ है, ग्रेट। अब इन्होंने टर्म लोन कब लिया था, 1 अप्रैल को ही ले लिया था, ग्रेट। एक एक्सपेंडिचर है वो 5,10,00,000 का हुआ था इनका, कब हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे, एंड 54 लाख का हुआ था सप्लायर को
एडिशनल एसेट के लिए एडवांस देना पड़ा था, जो कि इनको 25 अप्रैल को मिली थी, जो कि 30 अप्रैल को इंस्टॉल हो गई थी। एंड जो बैलेंस लोन था 56 लाख का, वो वर्किंग कैपिटल पर्पस से इन्होंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे 620 का ही बाइफर्केशन दिया है कि 620 लाख का था ना, उसमें से प्लांट एंड मशीनरी का इतना गया 510 लाख। सेकंड क्या था आपका, प्लांट एंड मशीनरी का 510 लाख। सप्लायर जो था उसका हो गया आपका 54 लाख। एंड जो थर्ड था मेरा, दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल वाला, वो मेरा हो गया 56 लाख रुपए का। ओके, तो ये मेरा अमाउंट है वो आया है निकल के। इसने 12 मंथ पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड माना है, और ये बोल भी दिया इन्होंने कि सब्सटेंशियल पीरियड है। ओके, और इसीलिए ये क्वालिफाइंग एसेट यहाँ पे हो जाती है, आपको हर क्वेश्चन में बोल देता है। ओके, कंपनी हैज़ पेड टोटल इंटरेस्ट ऑफ 68.20 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2011-12 ऑन द अबोव लोन, एंड द अकाउंटेंट सीक्स योर एडवाइस कि हाउ टू अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं कैसे इसको अकाउंट फॉर करूँगा, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है उसको। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना किया है, 68,20,000 रुपये का इसके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा आया है। सी, एज पर इंडेस 23, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है ना एसीपी के ऊपर ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं एज ए बोरोइंग कॉस्ट, और जो अदर बचते हैं वो आपके किस में चले जाएंगे, पीएनएल के अंदर चले जाएंगे। ओके, अब ये लोन कब लिया, 1 अप्रैल को लिया। ओके, और ये रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर किए हुए हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बोल रखा है कि टर्म लोन लिया था वो फॉर ए कंप्लीट रिनोवेशन के लिए लिया था, मतलब कि ये फैक्ट्री स्पेसिफिक ही इन्होंने लोन लिया हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे कौन सी बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है या फिर स्पेसिफिक बोरोइंग्स है, ये आपको यहाँ पे असेस करना है, और ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है। सी, इन्होंने तीनों के लिए अलग अलग कर दिया कि जो भी आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है ना, वो तो पूरा का पूरा ले लेंगे अपन, जो नहीं क्वालिफाइंग एसेट के लिए है उतना प्रोपोर्शन पीएनएल में चला जाएगा। सिंपल है। 68,20,000 टोटल कितने के ऊपर हुआ, 600 लाख था ना वो अमाउंट, 620 लाख, तो 620 में डिवाइड करो। ओके, तो आपका आ गया कि 1 लाख के ऊपर है वो 11,000 रुपये का आपका ब्याज लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 510 लाख तो 1 हो गया, तो 56,10,000 का तो उसका चला जाएगा। ओके, सेकेंड है 54 लाख का, तो 5,54,00,000 उधर चले जाएंगे, तो 62,04,000 तो आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे यहाँ पे 62,04,000 का, और बैलेंस अमाउंट है वो आपका पीएनएल में चला जाएगा, बिकॉज वो क्वालिफाइंग एसेट पे नहीं है। ओके, जब एसेट का अब सेकेंड यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है कि अगर 30 अप्रैल को ख़त्म होता है तो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर एसेट जो है वो 28 फरवरी 2012 को ही कंप्लीट हो जाती है तो सी, यहाँ पे फिर कितने महीने रहेंगे, अगर 28 को ही ख़त्म हो जाती है तो अप्रैल से लेके फरवरी तक, यानी कि टोटल 11 मंथ रहने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 11 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। अब ये 68.2 है, वो पूरा 11 और 12 महीने का है। ठीक है, ये अभी तक एक चीज़ और बोलूँ आपको, ये 68.20 लाख है ना, वो टोटल 12 महीनों का है, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक का, अगले साल के अप्रैल का नहीं है। ओके, ये चीज़ दिमाग में रखना कि 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ तो वहाँ तक का नहीं, इसमें सिर्फ 11-12 का दिया है, और उसमें कैपिटलाइजेशन पूछा है, तो 11-12 यानी कि 12 महीनों का 68-20 है, तो फिर आप निकाल लो कि 11 महीने का कितना होगा, तो 68,20,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 किया आपने, तो ये आ गया आपका 68,20,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया आपका 62,51,667 रुपये आपके इसकी अमाउंट आ गई है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये इतना अमाउंट अब आपको क्या करना है, तीनों पर्पज़ में एलोकेट करना है, बस सिंपल। ओके, तो ये बोल रहा है कि रिनोवेशन है वो लेस देन 12 मंथ्स में है तो इसने क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं माना। वो यार देखो, अब यहाँ पे सब्सटेंशियल पीरियड आपको कंसिडर करना है नहीं करना, वो आपका जजमेंट है। अगर आप करते हो ना तो वो 62,51,000 वाला अमाउंट क्या हो जाता है, इन तीनों के अंदर इसी रेशियो में अपोर्शन हो जाता। अब इसने कहा कि मैंने सब्सटेंशियल पीरियड ही नहीं माना है, और पीरियड ही नहीं माना तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं माना है, और क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है, वो कैपिटलाइज मैं नहीं करने वाला हूँ।
अंडरस्टूड। तो ये था आपका क्वेश्चन 14 और इसके साथ में है वो आपका इंडियाज़ 23 बोरोइंग कॉस्ट, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में एंड लाइक और अपना कमेंट तो ज़रूर करें, ये तो मैंडेटरी है एक तरह से, बिकॉज ये इफ़ेक्ट करता है यार। ओके, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इंडिया 16 पीपी के मैंने कॉन्सेप्ट डाल दिया तो उसके क्वेश्चन सारे रिवाइज़ करूँगा। एक बार के लिए एक बार फटाफट देख लो, ये सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 14 क्वेश्चन थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब इंडिया 16 के अंदर कितने होने वाले हैं जी, अपन ने कौन कौन सा चैप्टर ख़त्म कर दिया यहाँ से टिक मारते जाते हैं। एक ये ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी, छठा भी और सातवां भी। ठीक है, नोट्स किसके डिस्कस नहीं किए हैं, किस किस के डिस्कस किए हैं। नोट्स मैंने आपसे अभी इसके डिस्कस कर लिए हैं, टोटल 3, एक वीडियो इसकी आ चुकी है, फिर इसके नोट्स आ चुके हैं, इसका क्वेश्चन अभी मैं डाल दूंगा। ओके, एंड इंडेक्स 23 इसके भी नोट्स भी आ चुके हैं और क्वेश्चंस भी डाल दिए मैंने। तो ये इतने सारे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। अभी भी अपने बहुत सारे टॉपिक बाकी के पड़े हैं, चिंता मत करो। अभी मैं पहले फटाफट बस यहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ तक अगले एक हफ़्ते के अंदर सारा हो जाए ख़त्म, उसके बाद में एक हफ़्ते में ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 करके आ जाएंगे। ओके, तो आपकी सारी FR यहाँ से हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड हाँ, एक चीज़ और, मैं ना जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो FR के क्वेश्चन बैंक में जैसे टेबल्स वगैरह या फिर कोई और चीज़ है ना, तो वो थोड़ा करेक्ट करता रहता हूँ। तो आपको मैंने यहाँ पे नीचे CA फाइनल स्टफ़ करके ना एक लिंक दे रखी हुई गूगल ड्राइव की, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे के सारे जितने मेरे नोट्स हैं ना वो एकदम रियल टाइम पे अपडेटेड, मतलब डेली सोने से पहले मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक अगर प्रिंट भी करवा रहे हो ना तो वो वहाँ से करवाना, वहाँ से डाउनलोड करके और फिर उसका प्रिंट करवाना है। ठीक है, या फिर प्रिंट करवाने से पहले एक बार मेरे को मैसेज कर देना ताकि आपके पास में एकदम लेटेस्ट वाला हो। इसमें चिंता मत करो, मैं क्वेश्चंस वगैरह यही रहेंगे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर वगैरह सब यही रहने वाले हैं, बस उनकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी और अच्छे से कर देता हूँ ताकि कई बार टेबल होती है ना तो टेबल में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। या फिर इंडेक्स में जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला PNL था, इसके आगे मेरे को कुछ और भी अपडेट करना था, लाइक नवंबर की इसके अंदर है ना वो इंडियस बैलेंस शीट पूछा था, साथ में एरर की भी अकाउंटिंग होती थी, तो मैं फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ अपडेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से रिकॉल हो पाए। बस दैट्स इट। अभी SFM का भी चल रहा है तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। SFM का कहाँ है SFM ड्राफ्ट, ये मेरा SFM का ड्राफ्ट है। ओके, और इसके अंदर मैंने अभी वर्किंग चालू कर रखी है, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। ये SFM का इस तरह से मैंने रखा है, मतलब 1 से लेके 14 चैप्टर यहाँ पे आपके कंबाइन हो जाएंगे। एंड 14 चैप्टर यानी कि फाइनेंशियल जैसे पहला है सेकंड है, तो इन सब के सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में जो आए हैं स्टडी मेट वगैरह के वो सारे कवर हो जाएंगे SFM के केस में। ओके, और एक चैप्टर को 3 पार्ट में बांटने का मैंने यहाँ पे सोचा है, 3 नहीं मतलब 2 पार्ट के अंदर। ओके, 2 नहीं 3 पार्ट में ही, 3 पार्ट में ही। 3 पार्ट कैसे, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पार्ट में मैं करूँगा इसके सारे कॉन्सेप्ट, मतलब एक चैप्टर के अंदर 3 मेन पार्ट होंगे, सबसे पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सेकंड के अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट कौन से वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि ICA ने एग्ज़ाम के अंदर रेलेवेंट पूछ रखे हैं। ओके, और SM के आ जाएंगे। ठीक है, और फिर तीसरे पार्ट में कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो मेरे को एडिशनल रिसोर्सेज से मिलेंगे ना, जैसे कई टीचर्स वगैरह ने डाल रखे हैं कुछ एडिशनल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा और इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, आंसर नहीं होगा, तो आंसर मैं यहाँ पर सोल्व करवा दूँगा उसका, तो उससे वो ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं एडिशनली प्रैक्टिस करने, बस मतलब इसी के अंदर मैक्सिमम कवर हो जाएगा। बट ये कुछ मैं एडिशनल और डाल दूंगा जिससे मतलब इसके बाहर तो फिर आपका कुछ होगा ही नहीं, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे मैं SFM के लिए आपको बनाने जा रहा हूँ। अभी ये वर्किंग है ऑलरेडी, ये कितने पेजेस के अराउंड हो चुका है, यू कैन सी ये ऑलरेडी यहाँ पे 481 पेजेस का हो चुका है। और मैं आपको नीचे ले जाके दिखाता हूँ, सी ये पूरा SFM का ऐसे रहने वाला है। अभी इसकी एडिटिंग पे सब काम चल रहा है, अच्छे से नहीं हुआ, बट इसमें सारा कुछ आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और वही डिटेल इंडेक्स यहाँ पे भी बनने वाला है, तो वहाँ से आपकी लिंकिंग सारे क्वेश्चंस के ऊपर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया 16 PP में।